तैयार हो जाइए बाजार के बड़े एक्शन के लिए हफ्ते का आखिरी दिन है, मई सीरीज का पहला दिन बचा है, 1.5 घंटा करना है आज का ट्रेड और करनी है अगले हफ्ते की तैयारी भी। ऐसे में देखते हैं क्या कुछ एक्शन होगा, कहां होगी क्लोजिंग और क्या करें आप, रहेगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। थोड़ी आपको आज कमजोरी दिखी है बाजारों में। नई सीरीज की शुरुआत, अच्छी रिकवरी हुई थी ओपनिंग डिप के बाद, पर उसके बाद वापस प्रेशर बन रहा है। तो जानेंगे अनिल जी से कि इस उतार चढ़ाव के बीच आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और आने वाला 1.5 घंटे का एक्शन कैसा रह सकता है। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? इस समय की बड़ी बात है, देखिए मई सीरीज की कमजोर शुरुआत हुई है। सीरीज की शुरुआत में हम आपको कह रहे थे कि देखिए जिस तरह से एफआईज की पोजीशन बढ़कर आई है, उसको देखते हुए संभावना इस बात की पूरी है कि थोड़ी पोजीशन हल्की होती दिखे। वो हल्की होने का पहला संकेत आपको पहले ही दिन दिख गया। 250 अंक टूटकर निफ्टी 14,725 के करीब है। वहीं बैंक निफ्टी 700 अंक फिसलकर 33,000 के करीब है। एचडीएफसी बैंक ने दिया है नुकसान, जो कि सबसे ज्यादा वजन रखने वाला बैंक निफ्टी में, और बैंक से एनबीएफसी दोनों ही कमजोर है। एफएमसीजी शेयरों में तेज गिरावट होती दिख रही है। आज यहां पर भी 1 से 2% का नुकसान है, ये भी इंडेक्स पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन सरकारी कंपनियां बड़े दिनों बाद एक्शन में आई है। ऑयल एंड गैस शेयरों में, फार्मा शेयरों में फिर से खरीदारी लौटती दिखी। ये 1.5 से 2% मजबूत है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा कमजोरी का संकेत दे रहे हैं, इस वक्त 75 अंक नीचे है, लेकिन यूरोप के बाजारों में है 0.5% की मजबूती है। तो ये अब तक का पूरा रुझान आपके लिए, अब तक की बड़ी बातें बाजार की शुरुआत के बाद से। दीप। बिल्कुल सर, तो बैंक्स में थोड़ा आपको परेशानी बनती हुई दिख रही है, स्पेशली निफ्टी बैंक। और सर, अगर 15 मिनट पहले ये शो हम शुरू करते तो मेरा सवाल यही होने वाला था कि उतार चढ़ाव वाला ट्रेड है, बट बाजार ने जो ओपनिंग लो है उसको होल्ड करा है, पर वो अब नो लॉन्गर ट्रू है। विथ डेज लो के करीब बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। पर यहां से और कमजोरी एक्सपेक्ट करें सर, जिस तरह से थोड़ा वीकेंड भी सेशन है, या फिर एडजस्ट कर चुका है बाजार? दीप, देखिए हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, 2 दिनों की छुट्टी है। सोमवार को आपको आना है और डाउ फ्यूचर्स नीचे दिख रहे हैं, करेक्ट। और एफआईज की लॉन्ग पोजीशन और सारे डेटा हमने जो डिस्कस किए, एक बार मैं फिर से फाइनली डेटा आपके सामने रखूंगा। लेकिन कोई बड़ी साइजेबल रिकवरी होगी, इसकी संभावना थोड़ी मुझे कम दिखती है, क्योंकि वीकेंड सेशन पर आमतौर पर आप सावधानी रखते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपके सामने रिजल्ट है रिलायंस के, और जो अनुमान हमारा बता रहा है। अब ये अलग बात है कि अनुमान में रिजल्ट इतने मजबूत नहीं दिख रहे हैं, और इसलिए आज से एक अच्छा ये होता है कि जब आपको उम्मीद कम हो, रिजल्ट थोड़े भी अच्छे आए तो बढ़िया माने जाए। लेकिन अनुमान रिलायंस के रिजल्ट्स के थोड़ी कमजोरी की तरफ है, स्टॉक नीचे भी है। तो ऐसे में आपको ढेर सारी चीजों से सोमवार सुबह सुबह जूझना है। डाउ फ्यूचर्स जो कमजोर, मतलब डाउ कैसा रहता है, कोरोना के आंकड़े, अच्छा प्लस प्रधानमंत्री मीटिंग के बाद क्या कुछ एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं, सिर्फ चेतावनी देते हैं, पता नहीं। मतलब मुझे मालूम नहीं कि क्या 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 हो सकता है। तो होने में बहुत कुछ हो सकता है, और अच्छी बात यह है कि सब कुछ पता होने, ऐसा है कि जो बाजार को पता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि बाजार को नहीं पता कि यह सब नहीं हो सकता। झटका तब लगता है जब ना पता हो। तो इन सब के बीच में लाइट रहने में समझदारी, हल्का सिंपल। तो बेहतर है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखिए, और वो भी उन स्टॉक्स में जहां पर आपको पूरा फोकस है, पूरा भरोसा है। और जरूरी नहीं कि सोमवार को निफ्टी 150 ऊपर या 150 नीचे खुल भी जाए तो भी आपको चिंता करने की जरूरत पड़े। तो उस हिसाब से एक्शन को हम अगले 1.5 घंटे आगे बनाएंगे। इंडेक्स पर न्यूट्रल व्यू रखेंगे। डेटा देखने के बाद 2.25 पे ही कोशिश करूंगा दे दूं, आज आखिरी दिन है। डेटा देखने के बाद फाइनल व्यू बनाएंगे। लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है, स्क्रीन रीडिंग, अभी तक के डेटा देख के, वीकेंड सेशन को देखते हुए, जो ट्रिगर्स अपने सामने उनको देखते हुए, ऐसा नहीं लग रहा कि हम कोई बहुत बड़ी रिकवरी दिखाने के मूड में हैं अभी तक। बाकी 15 मिनट दीजिए दीप। चलिए सर, देखते हैं आने वाले 1.5 घंटे में क्या यहाँ पर मूड माहौल बदलता है कि नहीं। बट अब तो नहीं लग रहा कि ज्यादा रिकवरी आती हुई दिखेगी। डेज लो पर है बाजार इस समय, 14,700 पर आपको निफ्टी दिखेगा। एग्जैक्टली उस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और 33,000 के नीचे बैंक निफ्टी फिसलते हुए दिखा है। अब तो 33,800 के करीब बैंक निफ्टी फिसल चुका है। आइए आपको बता दें आने वाले दिनों के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं अहम इवेंट्स?
बिल्कुल। आज बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन होटल्स की नतीजा पूंजी जुटाने पर बोर्ड मीट्स है। इसके अलावा कोरोना पर दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उस पर भी नजर रहेगी। साथ ही नतीजों के लिहाज से इंडसइंड बैंक और रिलायंस के नंबर्स पर फोकस निफ्टी स्पेस में, वहीं ट्रेंड एफएनओ स्पेस में नंबर्स पेश करेगा। कल के ट्रिगर्स अप्रैल ऑटो बिक्री के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। यूपी रेरा घर खरीदारों को फिजिकल सुनवाई का विकल्प फिर से देगा। पहले डिजिटल हो चुका था ये विकल्प, जिससे होम बायर्स को काफी सारी कंप्लेंट्स थी, और अब फिजिकल सुनवाई का मौका कल से फिर से शुरू होता हुआ दिखेगा। सिंगापुर के बाजार की अगर बात करें, वहां पर भी लेबर डे कल मनाया जाएगा। वहीं कल नतीजों की अगर बात करें, सीडीएसएल कैश मार्केट में नंबर्स पेश करेंगे। रविवार यानी 2 मई के दिन अंबुजा सीमेंट के साथ मास्टर सप्लाई अग्रीमेंट अगले 3 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा। 18 फरवरी के दिन ये खबर आई थी, और इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो 2 मई से शुरू हो जाएगी। तो इस पर अंबुजा सीमेंट और एसीसी दोनों कंपनीज पर फोकस रहेगा सोमवार के दिन के लिए। 3 मई सोमवार के दिन पावर ग्रिड इनविट का आईपीओ बंद होगा। प्राइस बैंड 99 से 100 पर यूनिट तय किया गया है। वरुण बेवरेजेस बोनस इशू पर बोर्ड बैठक करेगा। वहीं क्विक हील टेक्नोलॉजीज बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। 245 रुपए प्रति शेयर पर 9.85% बायबैक करने की योजना कंपनी बनाकर चल रही है। जापान के बाजार सोमवार के दिन बंद रहेंगे, और सोमवार को इंपॉर्टेंट नंबर्स की अगर बात करें, निफ्टी स्पेस में कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई लाइफ, और वायदा बाजार में गोदरेज प्रॉपर्टीज, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और टाटा केमिकल्स के नंबर्स पर नजर रहेगी। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम इवेंट्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। थोड़ा प्रेशर निफ्टी में बनते हुए 14,700 होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, फिलहाल उसके नीचे फिसला है 1.5% नीचे। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले खबरों में तो मेरिको का काउंटर है, क्योंकि अब कुछ ही देर पहले नंबर्स आए। रेवेन्यू अच्छी खासी बढ़ी है, हमारे अनुमान से बेहतर है। मुनाफा भी हमारे अनुमान के आसपास है, लेकिन मार्जिन जो है अनुमान से थोड़े कम है। हमारा अनुमान था कि करीब 17% के आसपास आएंगे, लेकिन 15.85% पे आए, तो मार्जिन में ज़्यादा दबाव देखने मिला। खासकर जो इंडिया कारोबार है वहाँ से मार्जिन में दबाव देखने मिला है। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ 25% की है, जो कि अनुमान से बेहतर है। और पैराशूट, वैल्यू एडेड हेयर ऑयल और सफोला, तीनों ही सेगमेंट में कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है या तो हमारे अनुमान के मुताबिक या उससे बेहतर है। खासकर पैराशूट और सफोला की वॉल्यूम ग्रोथ काफी बेहतर आई है। तो मार्जिन में दबाव, वॉल्यूम ग्रोथ और रेवेन्यूज और प्रॉफिट अच्छा। टीसीआई डेवलपर्स, यहाँ पे रेवेन्यूज 2.9 करोड़ आया है, 2.4 करोड़ से बढ़ के, और जो मार्जिन है उसमें हल्की खासी बढ़ोतरी हुई है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी हिमाचल प्रदेश में करछम प्लांट में क्षमता विस्तार करेगी। कंपनी प्लांट में 9% क्षमता विस्तार करने वाली है कंपनी, ऐसी खबर आई है। हेरनबा इंडस्ट्रीज, लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है इस कंपनी की, उसको क्रिस्टल ने बढ़ा दिया है। A- स्टेबल से बढ़ाकर A स्टेबल से बढ़ाकर A कर दिया है। इसके अलावा मारुति सुजुकी सुपर कैरी जो इनकी कार है, उसकी सभी वेरिएंट जो है उसकी कीमत जो है बढ़ गई है। 4.48 लाख से बढ़ के 5.46 लाख। RPAS से अपग्रेड कर दिया गया है इस कंपनी को इसके लिए। वहीं बैंक्स के लिए खबर है कि FY22 की दूसरी छमाही में बैंक में सरकार जो है कुछ पूंजी डाल सकते हैं। किस बैंक में कितनी पूंजी डाली जाएगी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये कोजेंसीज के हवाले से खबर आई है। वहीं AMCs के लिए कुछ खबर आई है। एमपी ने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको घटा दिया है 50% तक। वहीं सबसे आखिरी में एविएशन कंपनीज या अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो है उन पे पाबंदियां जो है अब 31 मई तक बढ़ा दी गई है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। इंटरेस्टिंगली बाजार में दबाव के साथ साथ विक्स पर भी दबाव बना हुआ है। ऐसा नहीं, यूजुअली हम देखते हैं जब बाजार में भारी गिरावट या वन वे भारी मूव होती है तो विक्स में उसके ऑपोजिट एक बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। वैसा इस समय आप विक्स में नहीं देख रहे हैं, विक्स पर भी दबाव ही है। डेज लो पर बाजार है और डेज लो पर ही विक्स आपको इस समय दिख रहा है। प्राय ढेरों स्टॉक्स पर एक्शन बना हुआ है। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वागले साहब हैं, बंसल जी हैं, किरण जी हैं हमारे साथ। उनसे चर्चा करते हैं मार्केट एक्शन की और जानते हैं कि यहां से अब मार्केट का एक्शन और कैसे बनता हुआ दिखेगा। डिवीज लैब, ये एक बढ़िया मूवमेंट में काउंटर आपको बनते हुए दिख रहा है। आज सुबह आशीष केलकर साहब भी इसके बारे में बात करके गए थे। 4000 प्लस के उन्होंने टारगेट दिए थे। किरण जी, गुड आफ्टरनून सर। 4100 से ऊपर है इस समय डिवीज लैब, तो सुबह आशीष जी के तो टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं, पर यहां से और कैसा मोमेंटम देखते हैं डिवीज लेबोरेटरी में? दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी, आफ्टरनून। टारगेट्स आशीष के तो सरपास हो चुके हैं, और जिस तरीके से ये आज वन वे रैली देखने को मिली है, वैसे काफी फार्मा कंपनीज में हमें ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। डिवीज की स्पेसिफिक की बात करें तो ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है।
पिछले लगभग 5 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इसने 3-4 दिन पहले दिया था। अभी इसमें एक नई बाइंग देखने को मिली है, तो होल्ड करने की सलाह है। 4030 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा सा डीप डाउन है, पर इतने वर्टिकल रैली के बाद डीप डाउन स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको पोजिशनली ये रखना चाहिए। आपको काफी बड़े अपसाइड देखने को मिलेंगी। जो ट्रायंगल का पैटर्न है उसका टारगेट काफी बड़ा है, अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे, पर मेरा मानना है कि महीने 2 महीने में बहुत बड़ी अपमूव आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। तभी कर लेते हैं डिवीज लेबोरेटरी पर राय किरण जी की तरफ से। पोजिशनली भी अच्छा लग रहा है यहाँ से। और इस हफ्ते वागले साहब, जय ठक्कर ने भी स्टॉक पर खरीदारी की राय दी है। और आपको याद होगा कुछ समय पहले अनिल जी ने भी आपको कहा था खरीद कर रखिए, पोजिशनली कोई परेशानी नहीं है। 4500 के टारगेट तो आते हुए दिख ही रहे थे। देखिए बढ़िया मूव आ गई है, 4100 के ऊपर डिवीज लैब ट्रेड कर रहा है। पर अभी हमने जाने कि कौन से अहम ट्रिगर्स हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए। पर नई सीरीज की शुरुआत है, तो देख लेते हैं कि इस सीरीज में कौन से बड़े इवेंट्स रहेंगे बाजार की नजर में। मानसी है हमारे साथ फिर से। मानसी बताएं सीरीज के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स रहेंगे। जी दीपांशु, सोमवार यानी कि 3 मई तक के ट्रिगर्स अभी मैं बता चुकी। 4 मई से शुरुआत करती हूँ। फ्यूचर ग्रुप की स्टे की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसी दिन एप्पल इंडिया QIP के फाइनल प्राइस और साइज पर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। ग्रीनरी डे के मौके पर मंगलवार यानी 4 मई को जापान के बाजार बंद रहेंगे। 5 मई को भी जापान के बाजार बंद रहने वाले हैं। 7 मई के दिन KDDL का राइट इश्यू बंद हो जाएगा। 10 मई आरती ड्रग्स का बायबैक बंद होगा। प्राइस इसका 1000 रुपए प्रति शेयर और साइज 60 करोड़ का है। 11 मई के दिन MSCI का अर्धवार्षिक रिव्यू होगा। इसकी एडजस्टमेंट जो है 27 मई यानी कि जब मंथली एक्सपायरी होगी मई सीरीज की, तब होती हुई दिखेगी। 12 मई के दिन SIS लिमिटेड का बायबैक खुलेगा। इसी दिन मार्च IIP और अप्रैल CPI के नंबर्स आते दिखेंगे। और अल्काइल अमाइंस पर भी फोकस रखें, स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट होगी ये। 13 मई के दिन ईद के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे। इस दिन सिंगापुर के मार्केट्स में भी छुट्टी होगी। 14 मई के दिन अप्रैल WPI के आंकड़े आएंगे। 15 मई NTPC पर नजर रखिए। कंपनी ने NTECL के प्लांट से डिसैलिनेटेड पानी बेचने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाए थे। इन्हीं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की आखिरी तारीख होगी 15 मई का दिन। 17 मई पावर ग्रिड इनविट IPO की लिस्टिंग होने की संभावना है। 19 मई हांगकांग और साउथ कोरिया के मार्केट्स बंद रहेंगे। 26 मई सिंगापुर के मार्केट्स में छुट्टी रहेगी। और अंत में 27 मई के दिन मई सीरीज की एक्सपायरी होगी। साथ ही SIS लिमिटेड का बायबैक जो है वो बंद होता हुआ दिखेगा। सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर हमारी नज़र रखनी पड़ेगी। अतुल लिमिटेड, इसके नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं। अच्छे नतीजे हैं, 965 करोड़ से बढ़कर आए 1116 करोड़ की आपको आती हुई दिख रही है इस समय। तो वहाँ पर आप नज़र रखिए। साथ ही मुनाफे की भी अगर बात करें तो 141 करोड़ से बढ़कर 175 करोड़ रुपए का मुनाफा भी आया है। स्टॉक पर ऑफकोर्स आज थोड़ा दबाव बना हुआ है जिस तरह से मार्केट का रुझान है। बट बंसल जी, अतुल लिमिटेड पर जरा एक बार नज़र डालिए। नतीजे तो अच्छे दिख रहे हैं। देखिए दीपांशु, नतीजे बेशक अच्छे हैं, बट स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली ले चुका है और ओवरबॉट जोन में स्टॉक है। तो इन स्तरों पर दीपांशु खरीदारी की राय नहीं है। अच्छे नतीजों के बाद भी अगर ऊपर में स्टॉक ने आज करेक्शन दी है, 8400 के लेवल से नीचे गिरा है, तो ऑन रैलीज में प्रॉफिट बुक करने की राय है। स्टॉक ओवरबॉट है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है और स्टॉक 8000 तक की करेक्शन दिखा सकता है। तो ऊपरी स्तरों पर मुनाफा बांधने की राय होगी। स्तरों पर मुनाफा बांधा जाए अतुल लिमिटेड पर, यह आपके लिए राय आ रही है बंसल जी की तरफ से। पर बंसल जी, आपका एक पसंदीदा शेयर आज अच्छी तेजी दिखा रहा है सर थोड़े करेक्शन के बाद, कॉनकॉर, इस पर नजर डालिए बंसल जी। वायदा कारोबार का टॉप गेनर है 6% की गेन के साथ और वापस 600 के लेवल्स के करीब आ रहा है। कॉनकॉर पर क्या सलाह देंगे? देखिए दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, नीचे में एक अच्छा बेस बना है। स्टॉक मार्केट के साथ थोड़ा वीक हुआ है, 605 से फिसला है। तो करेक्शंस पर यहाँ पे लेने की राय होगी 580 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे में 580 के अराउंड आता है, स्टॉप लॉस नहीं, गलत बोल दिया। नीचे में 580 के अगर लेवल्स डिप में मिल जाते हैं तो वहां पर इसको बाय एंड होल्ड की राय होगी। और दीपांशु, ये मेरा फेवरेट नहीं है, ये तो स्वाति जी का फेवरेट है। मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वाति जी की ब्रेकिंग न्यूज के बिना ये स्टॉक 6% बढ़ा है। नहीं तो जहां तक मुझे ध्यान है, जब उन्होंने इस पर कोई ब्रेकिंग न्यूज करी है, कुछ कवरेज कर रहा है, कुछ खोजी खबर निकाली है, तभी ये स्टॉक बढ़ा है। और मैं काफी दिनों से उनको याद भी कर रहा हूं, जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है लग रहा था कि बढ़ेगा।
बट जिनके पास है क्लियरली होल्ड करें, गिरावट पर खरीदारी की राय होगी। ओके तो गिरावट पर खरीदारी की राय होगी। और साथ ही से हम चेक भी करते हैं कि क्या कुछ और फर्दर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जहां तक कॉनकॉर का सवाल है, लैंड लीज इशू एक बड़ा फैक्टर है जहां पर बाजार की नज़र बनी हुई है, बट नज़र रखिए कॉनकॉर पर, इस पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है और नतीजे भी आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो वहां पर भी नजर रहेगी। दमदार नतीजों का अनुमान है, जितनी भी कंपनीज एक्सपोर्ट्स लॉजिस्टिक सेक्टर से जुड़ी हुई हैं तो वहां पर नजर रखेंगे। थोड़ी देर में अनिल जी भी आपको देने वाले हैं कल के 2000, तो इंतजार करेंगे कि सर के रेडार पर कौन सा स्टॉक आते हुए दिख रहा है। पर मैरिको के नतीजे अभी थोड़ी देर पहले आते हुए दिखे थे। एक बार जरा मैरिको पर भी राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। वागले साहब, मैरिको का चार्ट देखिए, आई थिंक 2 दिन पहले भी सर आपसे बात हुई थी, अभी नतीजों के बाद रिएक्ट कर रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ का अच्छा फिगर आया है। मैरिको के चार्ट पर कोई इंटरेस्टिंग मूव दिख रही है सर? दीपांशु, काफी अच्छी मूव आई है, लेकिन 408 या 405 से जब ये ऑलरेडी 422 पे आ रहा है तो मैं कहता हूँ 425 426 का रेजिस्टेंस है। शॉर्ट करने की बात नहीं है, बट स्टॉप लॉस या रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। बट पैटर्न बहुत ही अच्छा है, अगर ये 430 के पार निकलेगा तो ये 450 तक पोजिशनली जा सकता है। वैसे ये डे ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं। और दीपक, मेरे लिए अगर गूगल कर देंगे, मेरे पास एक स्टॉक है। बिल्कुल सर, बिगुल बजाते हैं वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, सन फार्मा में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है, 665 66 का वो लेवल है, अभी 667 68 है। यहाँ पर बाय करें, 65 तक ऐड करें। 660 के नीचे वाला स्टॉप लॉस आपका 6 से 7 रुपए का रिस्क बनेगा। मुझे लगता है 1 से 1.5 हफ्ते में ये 700 तक जाना चाहिए, मतलब आपको ऊपर में 30 से 32 रुपए मिलने चाहिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड एज अ ट्रेडर 1:3 प्लस जो बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल, और सन फार्मा पर लगातार वागले साहब की तरफ से भरोसा आया है। 500 550 के लेवल से वागले साहब खरीदारी की बात कर ही रहे हैं इस काउंटर पर, और अब 700 के पार सन फार्मा के लिए टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। जी वागले साहब, आप कुछ और कह रहे थे सर? दीपक, मेरा डिस्क्लोजर है कि मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मैं हमेशा भूल जाता हूँ। ये मेरा उसके लिए तो 1100 का टारगेट है 1-1.5 साल का, तो मेरे लॉन्ग टर्म मेरे और फैमिली पोर्टफोलियो में। बिल्कुल सर, आप नहीं बोलते तो मैं ही खुद ही ऐड कर देता। काफी बार वागले साहब हमें बता चुके हैं सन फार्मा उनके खुद के पोर्टफोलियो में, उनका तो लंबा कन्विक्शन है ही, पर ट्रेड के लिए भी बढ़िया लग रहा है ये काउंटर। तो नजर रखिए सन फार्मा पर भी, इस पर एक अच्छी मूव आ रही है। ONGC ये एक और स्टॉक है, आज सुबह हम इसके बारे में चर्चा कर भी रहे थे, एक बड़ी मूव आती हुई दिखी है। विश्वेश जी ने 110 के कॉल पर खरीदारी की राय दी थी। किरण जी, ONGC पर नजर डालिए, 108 के करीब फिलहाल ट्रेड कर रहा है, कैसा मोमेंटम देखते हैं सर इस पे? पैटर्न बहुत अच्छा है, पर ऊपर से थोड़ा सा हल्का होता नजर आ गया है और 110 का एक बड़ा ऑप्शन बैरियर खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इधर से अगर पुल बैक मिलती है तो बेस्ट के सिनेरियो 114 तक जा सकता है। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा। ब्रेकआउट लेवल 100 कैश की लेवल बात कर रहा हूँ, 106 के आसपास का ब्रेकआउट लेवल था, तो मेरा मानना है कि 106 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और इधर से अगर 108 नीचे नहीं टूटता तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है। तो 108 नहीं टूटता है और वापस एक बार 110 के ऊपर चलता है तो फिर वापस एक बार बाय करने की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए ONGC पर राय। अच्छे लेवल्स पर है, देखते हैं यहाँ से और मोमेंटम बढ़ाता है कि नहीं। बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ है, पर अनिल जी ने कुछ आइडेंटिफाई कराया आपके लिए, तो चलते हैं उनके पास कल के 2000। बताएं सर। दीप, ऑयल एंड गैस शेयरों में एक्शन होता हुआ दिख रहा है और ये एक्शन जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो ऑयल एंड गैस स्पेस से जुड़े हुए शेयर मेरे रडार पे आ रहे हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले मैंने MRPL में खरीदारी करने की राय दी थी। MRPL अभी भी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और अब यहां पर कुछ और ऐसे ही मजबूत शेयरों में खरीदारी करने की राय आती दिख रही है। तो मुझे लग रहा है जो तेजी ऑयल शेयरों में बनी है, ONGC आज इतना मजबूत है और जो कच्चे तेल के दाम जो आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो और $10 यहां से बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। तो ऐसे में एक ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है सेलान,
यहाँ पर खरीदारी करने की राय हमारे लिए आती हुई दिख रही, सैलान की तरफ से यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती है। ओके, ऑलरेडी 9% बढ़ चुका है। ओह शिट, मैंने देखा तो 125-126 रुपए के आसपास था, तो यहाँ पर ये क्या है, 145 रुपए, गजब। चलिए, तो जाने दीजिए, इस कॉल को करिए कैंसिल, क्योंकि बात करते करते इतना तेजी से बढ़ रहा है तो कोई सेंस नहीं है। लेकिन मैं 120, 125, 126 पर देख रहा था, 121.50 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन ये ऑलरेडी 140, 145 पर आ चुका, तो अब इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। नहीं तो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों पर आपको फोकस रखना चाहिए। वजह देखिए साफ है, $60 के ऊपर कच्चा तेल टिका रहता है, तो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों के लिए बड़े फायदे की बात होती हुई दिख रही है, और इस लिहाज से मैं खरीदारी का सोचा था, लेकिन अब चूंकि ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका है तो छोड़ दे, इसे जाने दें। जी ठीक है सर, इंतज़ार करेंगे कोई और पिक आए, बट सिलान एक्सप्लोरेशन देखिए किस तरह से ये स्टॉक भागते हुए आपको दिखा है। सुबह सन टीवी की राय दी थी अनिल जी ने, खरीदारी की, ज़बरदस्त मूवमेंट आ रहा है, और कैश स्टॉक्स जो रिसेंटली रेकमेंड कर रहे हैं वहाँ पर तो बढ़िया तेज़ी बनी हुई है। आइए देखते हैं बंसल जी को क्या पसंद आ रहा है, और एक स्पेशल बिगुल बंसल जी की स्पेशल पिक के लिए। बताएं सर। देखिए दीपांशु, सारी केमिकल कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, और एक केमिकल कंपनी के रिजल्ट आने हैं मंडे को, उसी में निवेश की राय है। स्टॉक है टाटा केमिकल, 768 के अराउंड स्टॉक चल रहा है, और इसमें निवेश की राय है। इसमें बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। पहले तो एक चीज देखें, टाटा केमिकल जो है रैलीज इंडिया का प्रमोटर है, सिंगल लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है, तो 50% स्टेक होल्ड करता है, और ये वैल्यू आती है 2,500 करोड़ की। दूसरा, टाटा केमिकल ओन्स 2.5% इन टाटा सन्स के अंदर, और ये जो 2.5% स्टेक है ये वैल्यू करता है 20,000 करोड़ का, जो कि टाटा केमिकल की मार्केट कैप 19,500 करोड़ से ऊपर है। टाटा केमिकल जो अभी चल रहा है वो तो एक स्टोरी लिथियम आयरन की सब जानते हैं। साथ में टाटा केमिकल इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वर्क इन एशिया है, 3rd लार्जेस्ट सोडा ऐश मैन्युफैक्चरर है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक 1000 के टारगेट्स सिर्फ मई महीने में दिखाने का पोटेंशियल रखता है, और 1500 के टारगेट्स बाय क्रिसमस। और क्रिसमस इसलिए बोल रहा हूं कि वो मालूम है 25 दिसंबर को होती है। अगर मैं बोलता दिवाली तो अनिल जी का सवाल होता कि दिवाली कब की है, तो 25 दिसंबर तक यहाँ पे 1500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। टाटा केमिकल में जैसे अभी मार्केट में करेक्शन आई है, इस करेक्शन में टाटा केमिकल में निवेश की राय है। इतिहास गवाह है, आज तक आप किसी ने दिवाली के बारे में पूछा नहीं बंसल जी, हमेशा होली के बारे में ही पूछा गया है। बताइए बंसल जी, कब है होली? अगली होली की डेट बताइए। अब आप गूगल करने मत बैठ जाना, सवाल मेरा वही है, जवाब आपको तब भी नहीं आया था, अब भी नहीं आएगा। बताओ। नहीं अनिल जी, मेरे को सिर्फ 2 ही चीजें मालूम है। एक तो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को है, और जो क्रिसमस है वो 25 दिसंबर को है, और न्यू ईयर जो है ना 1 जनवरी को आएगा। बाकी अनिल जी मेरे को कुछ नहीं मालूम। अरे बंसल जी, मैं ऐसे थोड़ी अनिल सिंह भी हूँ। तू डाल तो मैं पात में। आप जितना आप स्मार्ट होते जाएंगे, उससे ज्यादा मैं होते जाऊंगा। आपको लगा मैं दिवाली सुन के सेटिस्फाई हो जाऊंगा? मेरे पास सारे सवाल है। एक विश्वेश जी कुछ कह रहे। जी विश्वेश जी। अनिल जी, मैं बंसल जी को बोलना चाहता हूँ कि उन्हें अब ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये शो में आएंगे तो हमारी आगे पीछे अनिल सिंघवी जी ऐसी बजाएंगे हंसते हंसते कि हमको उसको कुछ नहीं कर सकते। तो हम आपके जितना सेंस ऑफ ह्यूमर भी डेवलप नहीं कर सकते, और आपके जितना इजीली बोल भी नहीं सकते। तो मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है, बंसल जी को बोलिए वो भी एक्सेप्ट कर ले। कुछ चारा नहीं है उनके पास, कुछ नहीं कर सकते वो। जी वागले साहब कुछ कह रहे। जी वागले साहब। बिल्कुल गब्बर सिंह लगे वो जो आपने कहा। चलिए बढ़िया है। कुल मिलाकर यह है कि बंसल जी की सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है, बंसल जी हर वक्त कुछ न कुछ हमें मुस्कुराने के पल देते हैं। बस कि कुछ न कुछ ऐसे बातें होती है जिससे कि आप हम सब मुस्कुराते रहते हैं। चलिए, तो बंसल जी की राय है दिवाली पर टाटा केमिकल के डबल होने की उम्मीद, 1500 रुपए के टारगेट। दिवाली इसी साल वाली है ना बंसल जी? हाँ, साल पूछना भूल गया मैं।
नहीं नहीं बिल्कुल अनिल जी, इसी साल वाली है, इसी साल वाली है 2021। चलो बिल्कुल, हाँ, नहीं तो फिर क्या, अब हमें दूसरा सवाल ये भी पूछना पड़ता, दिवाली कौन सी है ना, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए एनीवे, तो ये है आपके लिए टाटा केमिकल में खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से आती हुई। आइए बढ़ेंगे आगे और कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं उन पर भी करते हैं फोकस। अप्रैल महीने के ऑटो सेल्स के आंकड़े आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं और इन आंकड़ों पर अनुमान लेकर तैयार है हमारे साथ कुशल, क्योंकि आज है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार को जब हम आएंगे तो हो जाएगी 3 तारीख। 3 तारीख को आपके सामने 1 और 2 तारीख को आंकड़े आते हुए दिखेंगे, 3 तारीख को स्टॉक्स इस पर देंगे एक्शन, रिएक्शन। आइए कुशल बताएंगे हमें। कुशल बताइए। अनिल जी, नंबर्स जो है वो अक्रॉस दी बोर्ड जो है करीबन जो है आपको 3% से लेकर करीब 25-26% की फॉल हमें देखने को मिलेगी और ये हर सेगमेंट में होगा, क्योंकि अप्रैल महीने में हम देख रहे थे कि जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ते हुए नजर आए थे उससे सेंटीमेंट जो है काफी बिगड़ते हुए दिखे थे और मांग में धीमापन इसीलिए देखने को मिला था। और दूसरी जो बड़ी वजह है यहाँ पर खराब परफॉर्मेंस होने की, इनफैक्ट ये मंथ ऑन मंथ परफॉर्मेंस ही हम जज करेंगे, क्योंकि पिछले साल अप्रैल महीना पूरा वॉश आउट था, तो वाई कंपैरिजन सही नहीं होगा। और यहां पर स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जो सेमीकंडक्टर के इश्यूज चल रहे थे उससे सप्लाई चेन में अभी भी जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और कंपनियों को जो डीलर लेवल पे गाड़ियां हैं वो डिलीवर करने में इश्यूज आ रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट आप पैसेंजर व्हीकल्स में देखिए, मारुति सुजुकी करीब 8% की गिरावट मंथ ऑन मंथ आधार पर हो सकती है अप्रैल महीने की बिक्री आंकड़ों में, और 1,53,500 यूनिट्स कंपनी बेच सकती है। M&M और ज्यादा कट आ सकता है, करीब 33% की फॉल यहां पर हो सकती है। और टू व्हीलर स्पेस की बात करें कंपेरेटिवली तो इन चारों अगर आप सेगमेंट्स की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर और ट्रैक्टर्स में यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेहतर साइड पर रहने का अनुमान है, पर यहाँ पर भी आपको मंथ ऑन मंथ आधार पर नेगेटिव ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। खासकर अगर आप हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो सबसे ज्यादा फॉल इसमें आएगा टू व्हीलर स्पेस में 4,50,000 यूनिट्स पर। वहीं बजाज ऑटो आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, अगर आप टू व्हीलर स्पेस में देखें करीब 3% की ही गिरावट इसमें एक्सपेक्टेड है, तो ज्यादा बदलाव जो है पिछले महीने के मुकाबले बजाज ऑटो में हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये स्टेबिलिटी के साथ अपनी प्रोडक्शन, अपनी जो सेल्स है वो मेंटेन रख पाएंगे। कमर्शियल व्हीकल्स, आइशर मोटर्स और अशोक लेलैंड, इन दोनों का ही 23 से 25% का कट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं मंथ ऑन मंथ बिक्री में। और अंत में ट्रैक्टर्स में देखें तो यहां पर भी महिंद्रा एंड महिंद्रा का 16% की गिरावट के साथ 26,000 यूनिट्स कंपनी बेच सकती है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो वो खराब ही रहने वाली है। हालांकि टू व्हीलर स्पेस में जो है बजाज ऑटो और पैसेंजर व्हीकल्स में मारुति सुजुकी रिलेटिवली आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ओके, तो टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो, 4 व्हीलर्स में मारुति आउट परफॉर्म करेंगे, बट पूरे स्पेस के लिए आप थोड़ी इस बार कमजोरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां तक ऑटो सेल्स का सवाल है। नजर रखते हैं यहां पर किस तरह के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। मारुति इंटरेस्टिंग काउंटर है बिकॉज बाकी ऑटो स्टॉक्स में तो एक बढ़िया तेजी हम बनते हुए देख रहे हैं, स्पेशली जो टू व्हीलर्स हैं, बट मारुति ऑफ लेट अगर आप देखें तो इसने हाईली अंडर परफॉर्म किया है बाजार को और कहीं से भी राहत के संकेत नहीं आते हुए दिख रहे हैं। सचिन जी आज कह रहे थे मारुति खरीद के जा सकते हैं, बट देखते हैं मारुति पर मूवमेंट आएगा कि नहीं। विश्वेश जी से एक बार जानते हैं मारुति के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। विश्वेश जी, 6500 तक तो फिसल चुका है, अब ये लेवल्स भी होल्ड करेगा या यहाँ से और वीकनेस आ सकती है मारुति में? देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है दीपांशु के ये पूरे लास्ट फ्यू मंथ्स में नहीं परफॉर्म किया, और मेरे ख्याल से 2 वीक पहले जब आपने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने यही कहा था कि टू व्हीलर्स चलेंगे। लेकिन राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सचिन जी से एग्री करता हूँ, वो भी बहुत अच्छे चार्टिस्ट है। मुझे लगता है ये उस जोन में है जहाँ पे शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए डेफिनेटली। तो मुझे लगता है अगर आपको लॉन्ग भी करना है तो वेट करनी चाहिए जब ये स्टॉक 6700 के ऊपर जाए दीपांशु। मुझे लगता है मोमेंटम डेड है बिकॉज नो बडी वुड like to buy a car in a corona times. People would still buy a Activa and a Bajaj का कोई भी स्कूटर just to move around. But from that point of view, demand subdued है, stock is reflecting that. अगर buy करना है तो 6700 के ऊपर buy करें, लेकिन इसके चार्ट के हिसाब से भी शॉर्ट भी डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय मारुति पर। अब यहाँ से शॉर्ट नहीं करना चाहिए, ये एक क्लियर स्ट्रैटेजी आपके लिए बनकर आ रही है। देखते हैं मारुति क्या आगे जाकर मोमेंटम पकड़ने में सक्सेसफुल रहता है कि नहीं। सेठी साहब भी हमारे साथ हैं। सेठी साहब, बजाज ऑटो नतीजे आए उससे पहले भी बढ़िया मोमेंटम, नतीजों के बाद भी अच्छा मोमेंटम बरकरार रहेगा सर ये मोमेंटम बजाज ऑटो को आने वाले कुछ दिनों के लिए?
नहीं, देखिए बजाज ऑटो या बाकी भी जो टू व्हीलर कंपनीज है जैसे टीवीएस मोटर के नतीजे दमदार थे, तो उस लिहाज से बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि नतीजे अच्छे रहेंगे। बट जिस तरह का निफ्टी पे दबाव है, मतलब निफ्टी वाले जो स्टॉक्स है, जो फ्रंटलाइन काउंटर्स है, वहां पे ये जो गिरावट है इस दौरान मतलब तेजी तो करनी चाहिए बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करनी चाहिए। और बजाज ऑटो वैसे स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है तो लिया जा सकता है बट विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओके, तो बजाज ऑटो भी लिया जा सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। देखते हैं नंबर्स किस तरह के आते हुए दिखते हैं इस काउंटर के लिए। इस मीनवाइल अभी टाटा केमिकल्स पर बंसल जी ने बात करी थी और मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। 800 के लेवल्स पर टाटा केमिकल्स आते हुए दिख रहा है। अभी 770 पर बात करी थी, 15 रुपए की मूव 5 मिनट में टाटा केमिकल्स पर आपको आती हुई दिख रही है। तो शानदार तेजी इस पर बनी हुई है। बट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज एक बढ़िया रुझान बना हुआ है। HPCL, IOC, BPCL इस पर नजर रखिए। स्पेशली HPCL पर आज थोड़ा अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। 3% ऊपर है HPCL। आइए जय से जानते हैं कि क्या HPCL में कोई ट्रेड दिख रहा है उन्हें। जय बताएं। गुड आफ्टरनून टू दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। जहाँ तक ऑयल मार्केटिंग का कंपनीज का सवाल है तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा हमें मोमेंटम आज के ट्रेडिंग सेशन में ये कंपनीज में आते हुए देखने मिल रहा है। बट जहाँ तक HPCL का सवाल है दीप, मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक में ओवरऑल जो एक मूव है हमें देखने मिला था, एक बाउंस जो देखने मिला था, ये मैं कंसिडर करूंगा जस्ट एक शॉर्ट कवरिंग काइंड ऑफ बाउंस, ना ही कि पूरा एक लॉन्ग बिल्डअप मुझे खास कर कोई दिख नहीं रहा है HPCL में। अगर ये इसमें अगर एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम अगर हमें देखना है दीप, तो इसको कंफर्टेबली 250 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। 250 के ऊपर जाएगा देन आई वुड से कि एक एक्सटेंडेड मूव आपको देखने मिलेगा। उसके बाद तो ये स्टॉक 300 के पार भी निकल जाएगा बहुत जल्द, अगर 250 के ऊपर बंद होता है तो। अगर वो नहीं होता तो एक रेंज बाउंड रहेगा कुछ दिनों तक, और मे बी 225 to 20 ऑन द लोअर साइड और 250 ऑन द अपसाइड, तो ये रेंज बाउंड रह सकता है। 250 निकाला तो डेफिनेटली लॉन्ग कीजिए। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई HPCL पर। सारे ऑयल एंड गैस शेयरों में बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे, और हमारे साथ सेठी साहब तो हैं, तो सेठी साहब के लिए बिगुल सदावार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर, क्या है कॉम्बिनेशन कैश फ्यूचर्स में, आज किस तरह से प्लान किया है? हाँ बिल्कुल अमित जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र भी कर रहा था कि निफ्टी के लेवल पे तो दबाव है बट स्टॉक स्पेसिफिक और खास करके कैश मार्केट के स्टॉक्स में अच्छी स्ट्रेंथ है। तो 2 स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है और दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं। अच्छा चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो दोनों ही कैश के स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी करने की राय है सेठी साहब की तरफ से। बताएं सर पहला स्टॉक आज का। पहला स्टॉक अनिल जी एक फार्मा कंपनी है, छोटी साइज की फार्मा कंपनी है, आज पूरा सेक्टर फोकस में है, दिग्गज भी अच्छा कर रहे हैं। तो यहां से मैंने पिक किया थेमिस मेडिकेयर को, जिसका अभी करंटली प्राइस चल रहा है 365 रुपए का। ये एक दमदार कंपनी है, 50 साल का एक्सपीरियंस है और ये कंपनी पेन मैनेजमेंट, क्रिटिकल केयर और एंटी इन्फेक्टिव्स, एंटी एलर्जी इस तरह की मेडिसिन बनाती है। काफी पॉपुलर दमदार इनके ब्रांड्स है, दमदार प्रोडक्ट है। और इनका एक प्रोडक्ट है फेराक्रिलम। इस प्रोडक्ट को तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने हर ऑटोमोबाइल के फर्स्ट एड किट में कंपल्सरीली रखना है, ऐसा रेगुलेशन पास किया हुआ है। बाकी दमदार फंडामेंटल्स है, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 10 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13-14% के है और एक मैनेजेबल डेट लेवल्स है और प्रोमोटर की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। तो इस स्टॉक में मेरा खरीदारी करने का सलाह है। मेरा टारगेट है शॉर्ट टर्म में 385 रुपए का, स्टॉप लॉस 350 का। ओके, 385 का टारगेट है और 350 का स्टॉप लॉस। ये है राय आपके लिए खरीदारी करने की सेठी साहब की तरफ से। थेमिस मेडिकेयर इस स्टॉक में आती हुई आपके लिए। तो ओके, और 388 का एक बार सेठी साहब टारगेट क्या 388 का रखा है, क्या रखा है? अरे अनिल जी, जब मैं बोलना शुरू कर रहा था तो 365 का लेवल था जिसपे मैंने रिकमेंड करा। मेरे टारगेट थे 385 के, लगता है वो मेरे बोलते बोलते ही हिट हो गए ऑलरेडी। 385 के लेवल्स आ गए। अब जिनको लेना थोड़ा इंतजार, आपके तो चलो कम से कम जिन्होंने उस समय कम से कम ठीक है, बोलते बोलते सेम में जिन्होंने उस समय ले लिया 365 370 तक आ गए, उनके लिए तो अच्छे टारगेट्स भी अचीव हो गए। 385 388 तक के लेवल्स ये अचीव कर चुका ऑलरेडी। बट इसको अब थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा गिरावट आए तो बिल्कुल खरीदे।
फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और इस तिमाही में मुझे लगता है जब कभी भी नतीजे आएंगे नतीजे भी अच्छे होने चाहिए और फार्मा सेक्टर भी फोकस में। सेम ईयर सिचुएशन। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं सेलान एक्सप्लोरेशन बोल रहा था 125-26 के दाम पर, और बात करते करते मतलब एक ही मिनट में 148। ऐसे थोड़ी होता है, आराम से खरीदना भाई। जो भी आपको स्टॉक्स बताए जा रहे हैं हड़बड़ी ना करें, जल्दी ना करें, ये आपके लिए सलाह है सेठी साहब की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, ये एकदम साफ है, इसका ध्यान आपको जरूर रखना। अच्छा, तो पहला तो स्टॉक हो गया थेमिस, दूसरा भी तो है ना सर? हाँ बिल्कुल अनिल जी, दूसरा स्टॉक भी है, लेकिन ये अनिल जी जिस तरह से कैश मार्केट के अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में तेजी हो रही है, ये दिखाता है कि बाजार में एक तो लिक्विडिटी है, एपेटाइट है, फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो फीलिंग है वो है, और बाजार में कहीं कोई स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट नजर नहीं आती, मतलब फंडामेंटली अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में गिरावट नहीं है। और निफ्टी तो गिरा है, जो हेवी वेट्स है जैसे एचडीएफसी बैंक वगैरह में गिरावट आई है, उसकी वजह से निफ्टी में गिरावट है। बाकी जो दूसरा स्टॉक है अनिल जी आज का, वो एक सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है, एक दमदार कंपनी है सीमेंट स्पेस से, मिड साइज कंपनी है, इस सेक्टर पे मैं बिल्कुल बुलिश रहा हूं। स्टॉक का नाम है स्टार सीमेंट, जो कि अभी 103 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। नॉर्थ ईस्ट बेस्ड सीमेंट है, इनका जो मेजर प्लांट है वो है मेघालय में, वहां पे एक जेंटिया हिल्स करके जगह है जहां पे इनका प्लांट है, जो कि लाइमस्टोन में बहुत ही एबंडेंट लाइमस्टोन वाली जगह है। तो इस कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अगर आप सीमेंट स्पेस में देखेंगे तो बहुत ही दमदार है, अराउंड 18% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ये कंपनी नॉर्थ ईस्टर्न जो 7 स्टेट है उनको तो कैटर करती है, उसके अलावा बिहार और वेस्ट बंगाल को भी कैटर करती है। इस क्वार्टर में इनका एक सिलीगुड़ी, जो कि वेस्ट बंगाल असम का बॉर्डर है, वहां पे एक 2 मिलियन टन का नया प्लांट ऑपरेशनल हुआ है, उसके भी नतीजे मिलेंगे। और आज इस स्टॉक को पिक करने के पीछे भी कारण है, एक तो सीमेंट सेक्टर पे बुलिश हूं, जो नतीजा है अंबुजा सीमेंट, एसीसी, दिग्विजय सीमेंट सब दमदार थे। इस कंपनी के भी जब कभी इस क्वार्टर के नतीजे आएंगे, डेट्स अभी तक आई नहीं है, नतीजे दमदार होंगे। और फिर जो इनका एक प्लांट वेस्ट बंगाल में चालू होने जा रहा है, अभी जो रिजल्ट्स इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद अगर वहां कुछ बदलाव आता है और डेवलपमेंटल एक्टिविटी बढ़ती है, तो सीमेंट कंपनी जो कि वेस्ट बंगाल फोकस रहेगी, वेस्ट बंगाल जिनका मार्केट होगा उनको फायदा होना है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16%, एक जीरो डेट कंपनी है, पिछले 5 साल का प्रॉफिट का कैगर बहुत अच्छा है। मुझे लगता है 110 के लेवल्स इसके बिल्कुल जल्दी आ सकते हैं, स्टॉप लॉस रखना है 94 रुपए का। और बाकी इसी तरह की एक और कंपनी हाल ही में मैंने एक सीमेंट स्टॉक एनसीएल इंडस्ट्रीज रिकमेंड करा था 173-74 के लेवल पे, जो कि मेरे 190 के टारगेट थे, आज एक्चुअली 188-89 के लेवल्स उसने दिखाए हैं। बट उस स्टॉक में भी होल्ड करना, बिकॉज मंडे को उसके नतीजे हैं, जो कि मेरी राय में नतीजे बहुत ही अच्छे होने चाहिए। तो एनसीएल इंडस्ट्रीज भी जिन्होंने मेरे बोलने पे लिया हुआ है, अभी भी बने रहने की सलाह है। डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर सेठी साहब, ये जो पूरी कमेंट्री आपने दी उसमें से अन्य अनिल जी ये दोनों स्टॉक में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंट्स और फ्रेंड्स रिलेटिव्स की हो सकती है। अरे वो नहीं, वो तो मुझे पता है। अरे वो होता तो अब तक आप बोल दिए होते हैं, वो तो बोल ही देते हैं कि मेरी होल्डिंग है या नहीं है, वो नहीं। दूसरा डिस्क्लोजर आपको कैसे पता पश्चिम बंगाल, असम और कहाँ का नॉर्थ ईस्ट के सारी चीजें, ज्योग्राफी बता दी सब कुछ। हाँ, आप वो डिस्क्लोजर दो ना, वो जो नहीं जानते वो वाला दो। अनिल जी आपको तो पता ही है, मेरी भी ओरिजिन नॉर्थ ईस्ट से ही है, तो मैं भी एक्चुअली पढ़ा लिखा वहां पे भी हूँ, गुवाहाटी में भी मैंने एजुकेशन लिया हुआ है, कलकत्ता में भी रहा हुआ हूँ, तो उस लिहाज से मुझे उस एरिया की, मैं और संदीप है वो भी उसी तरह से है, हालांकि वो मेरा कजिन ही है संदीप भी, तो हम लोग उसी से आते हैं, इसलिए मेघालय, शिलोंग, फिर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी सब हमको पता है। तो ये स्टार सीमेंट वहाँ की इकलौती एक अच्छी कंपनी है वहाँ पे सीमेंट की, और बहुत ही अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, तो इसमें डेफिनेटली खरीदारी करने की सलाह। बस यही तो जानना था। ये मुझे तो पता है, मेरे को तो सब मालूम रहता है, मतलब वो बंसल जी जानते हैं कि सबके बारे में सब मैं पता रखता हूँ, बंसल जी को मालूम ही है। लेकिन जिनको नहीं पता है, जो नहीं जानता है, अब पूछो, विश्वेश जी को नहीं पता था, जय को नहीं पता था, किरण जी को नहीं पता था, अब हम दर्शकों को नहीं पता था, अब सबको पता चल गया। तो चलिए, नॉर्थ ईस्ट में पढ़ाई वढ़ाई की हुई है और हमारे सेठी साहब ने वहां पर पले बढ़े हैं, तो काफी कुछ वहां की जानकारी है। तो ताकि स्टॉक जो भी आप बता रहे हैं उसमें एक एक्स्ट्रा वो जो इन्फॉर्मेशन या फिर यूं कहें एक्स्ट्रा एक्सपर्टाइज ये आ जाती है। चलिए बस दीप, मुझे 3-4 मिनट और दे दें। आज थोड़े डेटा लेट आए, थोड़े ऑप्शंस के डेटा में वक्त लग रहा था, अब फाइनली डेटा आ गए आशीष के पास में, आशीष ने मुझे भेज भी दिए। निफ्टी के कंप्लीट कर चुका हूं और अगले 3-4 मिनट में बैंक निफ्टी के भी कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी ठीक 2:45 के पहले कर लेंगे।
बिल्कुल सर, कोई बात नहीं। जब तक आप डेटा सर्च कर रहे हैं तब तक आज के जो बाजार दिग्गज रिलायंस के नतीजे आने वाले हैं उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। वरुण हमारे साथ तैयार हैं। वरुण, बताएं रिलायंस के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज? थोड़े कमजोर साइड पे नंबर्स होंगे, और कमजोर इसके लिए होंगे क्योंकि ग्रोथ अच्छी रहेगी लेकिन मार्जिन कमजोर रहने वाले हैं। अब देखिए कंपनी के जो कारोबार है ऑयल टू केमिकल, वहाँ करीब 25-30% के आसपास की ग्रोथ होगी। वो इसलिए क्योंकि पेटकेम का रेवेन्यू अच्छा होगा, रिफाइनिंग का रेवेन्यू अच्छा होगा, लेकिन देखिए रिफाइनिंग में मेंटेन शटडाउन के कारण जो मार्जिन है उस पर दबाव होगा, उसके कारण ओवरऑल मार्जिन जो है उस पर दबाव आने वाला है। करीब 15-15.5% के आसपास कंपनी के जो मार्जिन है वो आएंगे। जो कंपनी की आय है उसमें करीब 25-25.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, तो वो अच्छा है। लेकिन देखिए इसके अलावा कंपनी के जो जियो का कारोबार है वहाँ थोड़ा प्रेशर रहेगा, प्रेशर आरपू पे होगा। 151 से घट के करीब 140 के आसपास आएगा। कंपनी का रिटेल का कारोबार 30 से 40% ग्रो करेगा, डिजिटल कारोबार करीब 30% के आसपास ग्रो कर सकता है। जीआरएम्स कंपनी ने लास्ट टाइम दिए नहीं थे, कैलकुलेटेड जीआरएम्स जो उसमें $1 प्रति बैरल के आसपास की बढ़ोतरी होगी। कंपनी के जो मुनाफा है फ्लैट रहेगा करीब 15,000 करोड़ के आसपास। तो थोड़े ठंडे नतीजे रहेंगे। दो चीज़ पे नजर रखिएगा, एक तो मार्जिन कितना गिरता है, दूसरा आरपू जियो के कितनी कमी आती है उस पर वहाँ नजर होनी चाहिए। ओके, तो नज़र रखते हैं जियो की परफॉर्मेंस पर, पेटकेम की परफॉर्मेंस पर, रिटेल के कारोबार कैसा प्रदर्शन दिखा सकता है। रिलायंस के नतीजों पर नजर आएगी, उससे पहले हल्की सी सुस्ती इस काउंटर पर दिख रही है। विश्वेश जी, रिलायंस की चार्ट पर कोई राय 2000 के करीब इस समय? दिवांशु, एक चीज़ समझनी होगी कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। फिलहाल रिलायंस जिस लेवल पे है वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल है मेरे हिसाब से। यहाँ से 3-4% का इधर साइड स्विंग हो सकता है, एंड नंबर्स भी है वीकेंड में। तो मुझे लग रहा है कि हायर टाइम फ्रेम पे, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक अभी भी बुलिश है, पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्रिटिकल लेवल पे है। तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर आंसर करूँगा। मुझे लगता है कि 2040 के ऊपर जाए तो ये लॉन्ग बनेगा, फिर 2150 तक जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर ये नीचे में 1980 1970 तोड़ता है तो वापस 1900 की ओर आ जाएगा। तो ये जो जोन है ये काफी क्रिटिकल है। अभी फिलहाल के लिए रिलायंस में कोई ट्रेड रिकमेंडेड नहीं होगा। ओके, तो फिलहाल इन लेवल्स पर कोई ट्रेड नहीं है रिलायंस पर। नजर रखते हैं 2000 पर एकदम फ्लैट इस समय दिखेगा, बट थोड़ा वॉलेटाइल इस थोड़ी देर पहले हुआ था। मंडे को आएंगे कोटक बैंक के नंबर्स, उस पर भी हमारी नजर है। एक बार जानते हैं कोटक बैंक के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है। देवांशी हमारे साथ तैयार है। देवांशी, बताइए। बिल्कुल, कोटक बैंक के नंबर्स इस बार थोड़े से बेहतर आने का अनुमान जरूर लगाया जा रहा है। मेनली आप देखें जो प्रोविजंस हैं वो कम जरूर होते हुए दिखेंगे, करीब 25 to 30% तक प्रोविजंस इस बार थोड़े से कम होते हुए दिखेंगे। इसके चलते उनका जो मुनाफा है करीब 45 to 50% तक बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन लार्जली इनका जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। ब्याज से आय इस बार करीब 16% से ज़्यादा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, 4140 करोड़ के आसपास, और इसी के चलते मुनाफे को भी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो लोन ग्रोथ है उसमें बहुत ज़्यादा इस बार वृद्धि देखने नहीं मिलेगी, करीब 2.5 से 3% तक की लोन ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि पिछले साल 7% थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी कम लोन ग्रोथ आती हुई दिखी है। डिपॉजिट्स बढ़ते हुए दिखे हैं, लेकिन असेट क्वालिटी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर असेट क्वालिटी नहीं होगी। करीब 3.4% के ग्रॉस एनपीएज आएंगे, जो कि 3.27% है, और जो नेट एनपीएज है वो 1.3% के आसपास रहने का अनुमान है, जो कि 1.24% के आसपास थे जो प्रोफोमा एनपीएज थे। इसके अलावा इस बार सबसे अहम होगा उनकी कमेंट्री। सबसे पहले इकोनॉमी पर इनकी जो कमेंट्री है कि किस तरह से अब मांग का आउटलुक, डिमांड आती हुई दिखेगी। ज़्यादातर उनका जो स्ट्रेस है या जो स्लिपेजेस हैं वो अनसिक्योर्ड बुक से आते हुए दिखेंगे। एसएमई पोर्टफोलियो से ज़्यादातर स्ट्रेस आता हुआ दिख रहा है, लेकिन सबसे अहम होगा देखना कि आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइंस इशू होते हुए दिखे, उसके चलते जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है कि आने वाले समय में किस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग होती हुई दिखेगी, मैनेजमेंट में कोई बदलाव होते हुए दिखेंगे या नहीं, उस पर जो कमेंट्री होगी वो सबसे अहम होगी कोटक महिंद्रा बैंक में। ओके, तो कोटक महिंद्रा बैंक इंटरेस्टिंग नतीजे रह सकते हैं। लार्ज कैप्स में देखिए एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई अभी तक तो अच्छे नतीजे रहे हैं। देखते हैं कोटक महिंद्रा के कैसे प्रदर्शन रहता है, और आज ऑफ कोर्स इंडसइंड पर भी नजर है। पर नजर है बाजार की स्ट्रैटेजी पर। अनिल जी तैयार हैं, चलते हैं उनके पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए।
अनिल जी, ग्लोबल बाजारों में आज सुबह से जो हम सुस्ती देख रहे हैं वो कायम है। अगर अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो डाउ जो सुबह से 50, 60, 70 अंक नीचे दिख रहा था वैसे ही है, इस समय लगभग 60 अंक नीचे आपको दिखेगा सर। नैस्डैक फ्यूचर्स में 1/4% की गिरावट है कल की नई रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद। पर यूरोप में अच्छा ट्रेड हो रहा है। जर्मनी कल 1% फिसला था, आज 0.5% ऊपर दिखेगा। बाकी के यूरोप के बाजार भी पॉजिटिव हैं। एशिया की जहां तक बात है, हांगकांग के बाजार आज गिरे थे, 2% नीचे थे और चाइना और जापान भी 1% नीचे थे। तो एशिया में सुस्ती थी, बट बाकी ग्लोबल मार्केट्स ठीक दिख रहे हैं सर। बताएं हमें क्या करना चाहिए। दीप, देखिए मेरा व्यू तो बहुत क्लियर है कि अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए, शांति रखिए। देखिए 14,700 के आसपास बंद हो रहे हैं, तो क्लोजिंग बेसिस पे 14,800 के नीचे बंद होना आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है, और 32,700 के नीचे बंद होता है। तो बैंक निफ्टी ने अभी तक इतनी कोई खराबी नहीं दी है। खाली ये कि 2 दिन का वीकेंड नहीं होता तो हम सोचते कि क्या करना है, वीकेंड का सेशन है तो आप कुछ मत करिए, क्योंकि 150 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट नीचे मंडे के दिन आपका निफ्टी खुल सकता है, गैप से ऊपर या गैप से नीचे। समझिए, देखिए 3 ट्रिगर हैं सबसे बड़े: ग्लोबल मार्केट्स, कोरोना के आंकड़े और प्रधानमंत्री की आज की बैठक के बाद के ऐलान। ये 3 चीजें मिलकर डिसाइड करेगी मंडे को मार्केट कैसे खुलना है। चौथा छोटा मोटा आज के फिगर्स कैसे आते हैं एफआईज वगैरह के, वो 4 चीजें समझ लीजिए। सो आज के पहले ही दिन एफआईज की जो इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन 68% थी, वो तो थोड़ी हल्की होगी, तो वो तो कोई टेंशन वाली बात ज्यादा है नहीं, ठीक, वो होगी हल्की। तो इसलिए बेहतर ये कि हम मंडे को देखेंगे। अब मैं आपको डेटा समझा देता हूँ क्या है। 14,800 पार नहीं होगा बचे हुए समय में आज के लिए, और उसकी वजह है कि 14,800 के कॉल्स पर 17 लाख शेयरों की राइटिंग आज हुई है, तो 14,800 ऊपर है। क्लोजिंग बेसिस पर मेरे ख्याल से 14,700 को होल्ड करने की कोशिश करेगा, लेकिन 14,800 के आसपास आता है अगर क्लोजिंग में, तो वहां थोड़ा आपको हल्का होना चाहिए, थोड़ी पोजीशन हल्की करें, सोमवार को फिर से खरीदिएगा। पॉइंट नंबर 1। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 33,000 के आसपास है। 33,000 मेक और ब्रेक लेवल है, बहुत ज्यादा वैसे पोजीशन नहीं है। 33,000 के पुट पे 6 लाख शेयर, तो ज्यादा संभावना ये है कि 33,000 के आसपास ही कहीं क्लोजिंग देने की कोशिश करें। तो बहुत क्लैरिटी है नहीं, और जब बहुत क्लैरिटी है नहीं तो हम नया ट्रेड न तेजी की तरफ न मंदी की तरफ दोनों नहीं लेना चाहेंगे। 14,550, 14,650 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, 14,850, 14,950 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, तो इसलिए बीच में कुछ भी नहीं। तो इंतजार करें, आराम करें, मंडे का मंडे देखेंगे। बिल्कुल, तो आराम करिए, मंडे को देखेंगे। फिलहाल कुछ ज़्यादा एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है बाजार में। थोड़ा आप देख रहे हैं आज का सेशन किस तरह से वॉलेटाइल रहा है, तो इसमें आप कुछ ना करें, यही बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी आपके लिए। क्लियर है सर? बाजार पर नज़र हम बनाए हुए हैं, बट थोड़ी आप देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है इस समय। इस बीच बंधन बैंक पे एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है। काफ़ी अंडर परफॉर्म कर चुका है बाकी बैंक्स को, बट अब बंधन बैंक पर आप थोड़ा मूवमेंट बनते हुए देख रहे हैं। और फेडरल बैंक, जिस पर हम सुबह बात कर रहे थे, 4.5% ऊपर ही ऑलरेडी बना हुआ है। तो बैंक्स वीक हैं, 700 पॉइंट्स की गिरावट, 750 पॉइंट्स की गिरावट बैंक निफ्टी में दिख रही है। पर इन 2 बैंक्स पर आप रखिए नज़र, जो थोड़ा पॉजिटिविटी इस समय आपको दिखा रहे हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है। BHEL भेल, यहां पर नजर रखिए। जय अच्छा मोमेंटम पकड़ रहा है भेल। आज हम देख रहे हैं BHEL है, कॉनकॉर है, BEL है, इन जैसे स्टॉक्स में एक बढ़िया एक्शन बना है। BHEL पर क्या राय देंगे 49 के लेवल्स पर जय? जी डेफिनेटली दीपांशु, इसमें एक ब्रेकआउट है आज के ट्रेडिंग सेशन में। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अच्छा होल्ड आउट भी कर रहा है, और ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से एक चैनलाइज्ड फॉल रहा है दीप, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में एक दफे ये 51 तक के लेवल्स हमें शॉर्ट टर्म में दिखाएगा। 51 के लेवल्स अगर निकलते दीप, देयर आफ्टर मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक में बाद में ऊपर में लगभग 57-58 तक कोई भी एक रेजिस्टेंस है। तो पहले तो ये 51 तक जाएगा, वहां पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो ट्रेल कर सकते हैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस को, और अगर 51 निकलता है तो पोजिशनली भी होल्ड कर सकते हैं उसमें। उसके बाद तो और भी हायर लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। ओके, तो 51 के पार निकलता है तो आप और हायर लेवल्स देख सकते हैं, बट BHEL पर एक बढ़िया मोमेंटम है। और आज सुबह एक और शुगर स्टॉक जो अनिल जी ने आपके लिए रेकमेंड किया था, शुगर स्पेस में जबरदस्त तेजी बनी हुई है, EID पैरी। जरा इसके चार्ट से पुल अप करिए और नजर रखिए। 355 का पहला टारगेट अनिल जी ने आपको दिया था, 340 पर रेकमेंडेड था, वो टारगेट हिट होते हुए दिखाया अभी थोड़ी देर पहले EID पैरी पर। तो पहला टारगेट EID पैरी पर हिट हो गया है, और 9% की तेजी आपको काउंटर पर आती हुई दिख रही है। अनिल जी कांग्रेचुलेशंस, EID पैरी जो आज सुबह आपने कहा था पहला टारगेट 355 का हिट हो गया, 365 का इंतजार है सर। किसी ने अगर ट्रेड करा है तो बने रहें।
मेरे ख्याल से देखिए वीकेंड सेशन है, प्रॉफिट मिल रहा है, ले लीजिए, सोमवार को फिर से आप एंटर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा पॉइंट ये है सिंपल कि अगर प्रॉफिट आ रहा है तो ले लीजिए, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर आप आराम से रखें तो भी कोई हर्ज नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो बहुत ही बढ़िया कंपनी, कोई सोचने वाली बात नहीं। सेम चीज दीप मैं कहना चाहूंगा सन टीवी के लिए भी। देखिए सन टीवी हमने दिया था 527-28 में, 540 का पहला टारगेट था, आ गया। 550 का दूसरा टारगेट है, आपके सामने है इस वक्त। 555 का हाई बनाया, 565 का तीसरा टारगेट है, तो 555 तक पहुंच चुका है, अभी 548 है। अगर आपको मंडे को जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं वहां के भी आएंगे, आपके तमिलनाडु के भी, अगर आपको रिस्क नहीं रखनी है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दिन में आपको अच्छा मिल रहा है, डे हाई के आसपास जाकर बंद हो रहा है, और क्या चाहिए। और अगर आप रिस्क लेने की ताकत रखते हैं तो फिर सोमवार के लिए ले जाइए, सिंपल चीज है। स्टॉक रिलेटेड रिस्क कम है, मार्केट रिलेटेड रिस्क हमेशा हर स्टॉक के साथ रहती है, वो आपको भी देखनी है। तो मेरा पॉइंट है, जहां जो आपको मुनाफा मिल रहा है, आपको लगता है मुझे बुक कर लेना चाहिए, कर लीजिए, सिंपल से। बिल्कुल सर, तो मुनाफा मिल रहा है, बुक कर लीजिए। अब होल्ड करके फायदा नहीं है अगर थोड़ी वॉलेटिलिटी आती है। वैसे पोजिशनली अनिल जी ने यहाँ पर भरोसा जताया था। तो सन टीवी इस पर टारगेट हिट हो रहे हैं, और EID पैरी एक और काउंटर जहां पर आपको टारगेट हिट होते हुए दिखे हैं। टायर स्टॉक्स में आज एक बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है। सिदानी साहब आज सुबह बालकृष्ण टायर्स की बात कर रहे थे, पर JK टायर्स पर देखिए एक अच्छी मूव आ रही है। अपोलो टायर्स है, ये एक और काउंटर है जहां पर आपको एक अच्छी मूव बनती हुई दिख रही है। अब वागले साहब, क्या चल रहा है अपोलो टायर्स में? सर अच्छी मूव आई है, ट्रेड के लिए मौका बनता है सर? दीपांशु, आज एक अच्छी मूव आई है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखूंगा। हालांकि पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है ये बाउंस बैक कंटिन्यू होना चाहिए 218, 220 से लेकर 230 तक, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड आपका स्टॉप लॉस 210 का बैठेगा, तो मैं मतलब फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करूंगा। ओके, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करेंगे, बट मोमेंटम इस पर आपको अच्छा बनते हुए दिखेगा। अपोलो टायर्स पर आप रखिए नजर रखिए। विप्रो पर IT पैक को इसने रिसेंटली आउट परफॉर्म करा है और मोमेंटम बरकरार है विप्रो का। कुछ खबरों का भी सपोर्ट आ रहा है इस काउंटर के लिए। जानते हैं कुशल के साथ क्या चल रहा है विप्रो में। कुशल बताइए। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए विप्रो के लिए काफ़ी जो है पॉजिटिव मोमेंटम भी बना हुआ है, क्योंकि 15 अप्रैल को जब इन्होंने अपने नंबर्स डिक्लेयर किए थे तो वहां पर भी वो इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया था, और उसी दिन उन्होंने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस Q1 FY22 के लिए दी थी, वो था 2 से 4% का। और आज उन्होंने ये अपडेट दिया है कि अब जो कैप्को का उन्होंने अधिग्रहण कर लिया, उसके बाद जो रिवाइज्ड जो है क्वार्टरली गाइडेंस वो देते हैं Q1 FY22 के लिए, उसको बढ़ाकर 8 से 10% कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, ये अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन कंपनी का रहा है। करीब 145 करोड़ रुपए में इन्होंने ये अधिग्रहण पूरा किया है, और इसमें भी ये जो गाइडेंस है, अभी भी जो एम्पियन का इन्होंने अधिग्रहण किया था वो शामिल नहीं है। तो वो जब शामिल होगा तब फिर देखेंगे कि Q2 में किस तरह की गाइडेंस इनकी निकल कर आती है। बट 2 से 4% से बढ़ाकर 8 से 10% करना अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है, खासकर अगर आप कैप्को के अधिग्रहण की बात करें तो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप कैप्को की बात करें तो ये कंपनी जो है स्पेसिफिकली IT सर्विसेज और कंसल्टिंग सर्विसेज में डील करती है, खासकर BFSI सेक्टर के लिए। और BFSI सेक्टर से ऑलरेडी विप्रो को करीब 30% रेवेन्यू आता है, तो क्रॉस सेलिंग की काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो इनको कैप्को में मिलेगा, करीब 30 मार्की BFSI क्लाइंट्स रहेंगे इनके पास, इनको मिलते हुए दिखेंगे, और 5000 से ज्यादा कंसल्टेंट्स कैप्को की टीम ऑलरेडी है। तो जिस लेवल का ये अधिग्रहण हुआ है वो आगे के लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है। हालांकि थोड़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे इन्होंने लिया है, ऐसा एनालिस्ट मानकर चल रहे हैं, पर जो एक्विजिशंस अभी किए गए हैं और जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ये बता रहे हैं Q1 FY22 को लेकर जो आई गाइडेंस दी है, उससे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है ये एक्विजिशन। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए विप्रो, और रीसेंट ट्रिगर स्टॉक को ऊपर ले जा रहे हैं। सेठी साहब, विप्रो पर क्या राय देंगे? बिकॉज पिछले कुछ दिनों में लार्ज कैप IT ने थोड़ा बाजार को अंडर परफॉर्म किया है, बट विद इन दैट विप्रो का मोमेंटम फिर भी अच्छा दिख रहा है सर। बिल्कुल दीपांशु, देखिए अच्छे कंपनियां और विद इन द IT जो लार्ज कैप्स के जो रिजल्ट आए इस क्वार्टर में, वहां सबसे अच्छे नतीजे विप्रो के थे, बाजार को भी पसंद है। उसके बाद हमने देखा शानदार तेजी इस स्टॉक में बनी है। तो चूंकि एक अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी स्टॉक में बन चुकी है, तो मेरी राय में जिन्होंने लिया हुआ उनको तो होल्ड करना चाहिए। बाकी फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छी खासी बढ़त हो गई है।
ओके, तो फ्रेश खरीदारी इन लेवल्स पर विप्रो पर नहीं करेंगे, बट मेंटेन करें अगर आपकी पोजीशन है। आज सुबह मुझे याद है आशीष केलकर साहब भी इसके बारे में खरीदारी की राय देकर गए थे, और वहां से भी देखे तो एक अच्छा मूव आया है विप्रो में। थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन है विप्रो काउंटर के लिए, नजर रखते हैं इस पर किस तरह का एक्शन बनेगा। टाइटन, यहाँ पर इंटरेस्टिंग मूव्स हैं क्योंकि टाइटन के नतीजे आए हैं, थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे। कॉनकॉल से भी बाजार का भरोसा उतना नहीं बढ़ा है, बट क्योंकि टाइटन है और काफ़ी इन्वेस्टर्स का भरोसा बना भी हुआ है, तो अब आगे क्या टाइटन की परफॉर्मेंस रह सकती है? बुल्स हावी रहेंगे या फिर बेयर्स? टाइटन पर बुल वर्सेस बेयर लेकर तैयार हैं आशीष और वरुण। और आशीष, क्योंकि आप इस पर बुल हैं तो आप ही से शुरुआत करते हैं, क्या बुल केस बन रहा है टाइटन के लिए? देखिए, टाइटन में बुल केस का सबसे बड़ा कारण ये कि स्टॉक पैसा बना के दे देता है। अगर आप पिछले कई सालों का रिटर्न देखें, इनफैक्ट मैं देख रहा था पिछले 10 साल में कंपनी ने 23% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। 3 साल में पैसा डबल हो जाता है, तो फिर नतीजे खराब आए या फिर आप समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत आपको निराशा देखने को मिले, उससे क्या है, इग्नोर करके लॉन्ग टर्म की सोचना चाहिए। और इस तिमाही का मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ कि जो ग्रोथ है उसके लिहाज से तो ठीक ठाक ही रही थी। ज्वेलरी सेगमेंट में देखिए मार्केट लीडर है और वहाँ पर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली थी। डेफिनेटली देखिए, आशीष ने सही कहा कि स्टॉक ने पैसा बना के दिया है, लेकिन वो पास्ट हिस्ट्री है, क्या पैसा आगे बना के देगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और शायद इसका आंसर है कि नहीं, यहाँ से ज्यादा पैसा शायद आपका टाइटन में बनने वाला नहीं है। वैसे भी एक लंबे समय से ये एक स्पेसिफिक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। जहाँ तक नतीजों की बात है, ग्रोथ नतीजों में देखने मिली, लेकिन देखिए सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी कंपनी के नतीजों में होता है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बेहद ही वीक था, मार्जिन दबाव में थे, और आगे कंपनी का खुद कहना है कि शायद मार्जिन दबाव में ही रहने वाले हैं। तो शायद अब तक रिटर्न कमा के दिया, नतीजे अच्छे आए, लेकिन आगे रिटर्न कमा के देगा क्या, इसकी गारंटी नहीं है। और मार्जिन देखिए, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफी वीक है। देखिए, फिलहाल चुनौतीपूर्ण माहौल चल रहा है, लगभग सभी कंपनीज के लिए बड़ा चैलेंज है, और खासतौर पर अगर आप देखें तो कंज्यूमर स्पेस की कंपनीज के लिए तो सबसे ज़्यादा चैलेंज देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे टाइम पे भी देखिए कि कंपनी का स्केल कितना बड़ा है, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कितना विस्तारित है। अभी भी 50% के आसपास जो कंपनी के शोरूम्स हैं वो ऑपरेशनल है, यानी अब जब चीज़ें सही हो जाएंगी, वैक्सीन आ रही है, वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर को लेकर उम्मीद है वो अभी भी कायम है। देखिए, फ्यूचर में जो होगा, लेकिन अभी आप देखिए जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उसका सीधा इम्पैक्ट जो है इस कंपनी के प्रोडक्ट पे, डिमांड पे होने वाला है। और देखिए, इस कंपनी का सबसे बड़ा डिमांड ड्राइवर जो है वो शादियों का सीजन है, और रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। 20-25 आदमी जा सकता है शादी में, इसमें आदमी क्या शादी करेगा? तो कहीं ना कहीं शादियों का जो सीजन है वो पूरा खराब हो चुका है। उसके चलते आगे कंपनी की जो प्रोडक्ट है ज्वेलरी, उसकी डिमांड काफी कमजोर रहने वाली है। कब तक वापस आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वरुण, सिर्फ 25 लोग अगर शादियों में जाएंगे तो पैसा बचेगा, ज्वेलरी ज्यादा खरीद सकते हैं, उससे तो ज्यादा फायदा होना चाहिए। लेकिन 25 लोगों की शादी में जाएंगे तो ज्वेलरी देने की जरूरत क्या है? देना नहीं, ज्वेलरी तो पहन रहे हैं ना, ज्वेलरी तो खुद के लिए है। लेकिन एनीवेज, जैसे वरुण आप बता ही रहे थे कि मार्केट लीडर है। नहीं, एक मिनट यहाँ पे एक मिनट आप दोनों के तर्कों के बीच में आप दोनों के तर्कों के बीच में मैं एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन यहाँ पे रखना चाहता हूँ वरुण के सामने, आशीष, दीप वगैरह की तरफ से। मतलब शादी करने की जरूरत क्या? आशीष क्या बोला था वरुण ने शादी के बारे में? अनिल जी, उन्होंने ये कहा था कि जब 25 लोग आ रहे हैं तो फिर ज्वेलरी का क्या काम है? ना ज्वेलरी नहीं, पहले ज्वेलरी तो बात की बात है। हाँ। पहले क्या बोला, शादी करने की जरूरत क्या है ऐसे कोरोना में? हाँ, बिल्कुल यही कहा था ना। अरे नहीं अनिल जी, मैंने ऐसे नहीं कहा। भाई साहब, मैंने ये नहीं कहा कि अनिल जी कहा था, सही कहा क्या, ये नहीं कहा। मैंने कहा कि 25 लोग 100% कहा, मैंने भी सुना। अरे नहीं अनिल जी, मैंने कहा कि अरे खुद ने लड्डू खा लिया, 25 लोग लड्डू खा लिया, आप बोल रहे हो दीप को, आशीष को कि आप लड्डू मत खाइए। अरे नहीं, उसके खाने के बाद दूसरों को मना करेगा। अच्छा, बाय द वे, ओके, अच्छा जरा एक बार आप दोनों अपना हाथ दिखाइए एक बार जरा, मैं देखता हूँ किसके हाथ में टाइटन की घड़ी किसके हाथ में है। आप में से किसी के हाथ में है क्या? अरे अनिल जी, मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, ये तो वर्क फ्रॉम होम में है। हाँ, तो बस फिर आशीष की बात मानी जाएगी, देखो आशीष की ब्रांड के साथ लॉयल्टी भी है। तो आशीष, आप बुल है ना टाइटन में? बिल्कुल अनिल जी। अनिल जी, टाइटन की घड़ी मेरे पास भी ऐसी पहनी नहीं है।
अच्छा, उसको ज्वेलरी की तरह रखी है वरुण ने। अच्छा, बाकी के आपके जो भी और आपके जो तर्क वितर्क है वो हो गए कि बाकी है अभी बुल वर्सेस बेयर? अनिल जी, आखिरी तर्क बचा है, तर्क नहीं है, खाली जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं उसका एक सहारा ले लेते हैं। बुल में देखिए, जेपी मॉर्गन की आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई थी, और यहाँ पर एक करीब 1665, यानी इतने चुनौतीपूर्ण माहौल में भी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं, यानी कारोबार में ग्रोथ तो निश्चित है। डेफिनेटली देखिए अनिल जी, जेपी मॉर्गन भले ही आगे के लक्ष्य दे रहा है, लेकिन दिग्गज सीएलएसए को देखिए 1370 के लक्ष्य इन्होंने दिए। इनको कहना है कि आगे के लिए ग्रोथ जो है ट्रैजेक्टरी वो शायद उतनी क्लियर नहीं है, और कंपनी के वैल्यूएशन जो है इनको काफी महंगे लगते हैं। और सिर्फ अनिल जी सीएलएसए नहीं, बल्कि जो दिग्गज इन्वेस्टर्स है वो भी कहीं ना कहीं स्टॉक से अपना हाथ अब पीछे खींचते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कन्विक्शन उनका भी कम हो चुका है स्टॉक पे। ओके, तो ये है आपके लिए टाइटन। तेजी की तर्क या फिर मंदी की तरफ किस डायरेक्शन में स्टॉक जाएगा ये जानना जरूरी है। सेठी साहब, आप कौन से कैंप पर हैं सर, टाइटन में, बुल या बेयर? दीपांशु, मैं तो दोनों ही कैंप में नहीं हूं। एक तो मंदी भी नहीं करनी है और तेजी भी इन लेवल्स पे नहीं लगती है। स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, बट दमदार कंपनी है। जो निवेशित है उनको बिल्कुल बने रहने की सलाह है, बाकी खरीदने के लिए गिरावट का इंतजार करना है। अगर आपको खरीदना है तो ये है आपके लिए राय। तो सेठी साहब, एकदम बिल्कुल डिप्लोमेटिक आंसर है सेठी साहब का। जिसने लिया हुआ है वो आराम से बना रहे, भगवान से प्रार्थना करे, और जिसको लेना है वो इंतजार करे नीचे आने के बाद। अच्छा भाई, तो आज पैनल पे काले कलर के लोग ज्यादा दिख रहे हैं वापस। जय, सेठी साहब, बंसल जी, किरण जी, सब लोग। अच्छा, ओके, ब्लैक इज द डे, कलर ऑफ द डे। ओके, चलिए आइए। तो ऐसे में सेठी साहब के लिए बिगुल, आमतौर पर सेठी साहब की पिक्स 2:30 बजे आती है और सुबह जो आ जाती है, लेकिन आज स्पेशली सेठी साहब ने रिक्वेस्ट किया कि एक बिगुल भाई मेरा भी कभी कभार बीच बीच में बजते रहना चाहिए, ताकि लोगों को पता रहे सेठी साहब भी पैनल पर हैं। तो सदाबहार सेठी साहब की एक और पिक आपके लिए है तैयार। बनाए सेठी साहब। अनिल जी, बिल्कुल। अभी जो मेरी पिक है अनिल जी, इस पिक को देने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये जो स्टॉक है अच्छे रनअप हो चुका है इसमें। अच्छा। इसको मैंने हाल ही में रिकमेंड किया है। स्टॉक का नाम है टाटा स्टील, जो कि मैंने 890 पे रिकमेंड करा था कुछ 7-10 दिन पहले, और वहां से अब 1040 के लेवल, 1038 के लेवल पे मे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे तुरंत प्रभाव से खरीदारी करने की सलाह है। देखिए अनिल जी, बाजार में मार्केट आज है 212 पॉइंट, अभी निफ्टी नीचे है। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट वीक कुछ रिकवरी होगी, तो वो रिकवरी लीड होगी मेटल स्टॉक से, क्योंकि फंडामेंटली वहां पे बहुत ही दमदार तेजी चल रही है। और वहां पे टाटा स्टील, जिसका कि इंटरनेशनल एक्सपोजर है स्टील में, सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है स्टील के अप ट्रेंड की रहेगी। अच्छी कैपेसिटी है और इंटरनेशनल प्राइसेस डोमेस्टिक प्राइसेस से भी अच्छे हैं। और एक और जो बड़ा ट्रिगर है वो ये है कि बुधवार को इसके नतीजे आने वाले हैं, और इस क्वार्टर के नतीजे तो अनडाउटेडली बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो टाटा स्टील में आज की ये गिरावट एक मौका है खरीदारी करने का। कल तक सबको ये स्टॉक खरीदना था, तो आज थोड़ा हिम्मत करके इस स्टॉक को ये 1038-40 के लेवल पे खरीदने की सलाह है। और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी 1075-1100 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। और अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आज के लो जो 1015 के लो है फ्यूचर्स के, उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख लें। 1015 के नीचे के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर टाटा स्टील में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। और टाटा स्टील पर आपको हिम्मत चाहिए, कितनी चाहिए ये बताइए। हमारे पास हिम्मत का खजाना है, जितनी हिम्मत चाहिए आपको मिल जाएगी। ये कोई ऑक्सीजन नहीं है, ये कोई रेमडेसिविर नहीं है, ये कोई हॉस्पिटल बेड नहीं है। इसलिए आपको जितनी चाहिए सेठी साहब मिल जाएगी। भगवान ने अगर आपको इन 3 चीजों की जरूरत भी पड़ा, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है, वो हिम्मत देने के लिए बंसल जी तैयार है। बंसल जी, जरा टाटा स्टील पे हिम्मत दे दीजिए सेठी जी को। नहीं सेठी जी, बिल्कुल हम आपके साथ हैं और मेरे जो बड़े वाले टारगेट्स हैं 1500 के हैं। और जिस तरीके का इसमें मोमेंटम है, यहाँ जल्दी 1200 के लेवल्स तो लगता है इसी अपगोइंग मोमेंटम में विदाउट एनी बिग सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को मिलेंगे 1200 के लेवल्स। और अल्टीमेटली 1500 तक स्टॉक ये जाएगा। 2008-7 के हाइस को तोड़ा है, 14 इयर्स की ट्रेंड लाइन के ऊपर इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला है। हम अगर जेएसडब्ल्यू स्टील को देखें तो वो कभी 2010 के हाइस के नीचे गया ही नहीं है। तो फंडामेंटली तो आपने सब कुछ हाईलाइट कर चुका है, डेट का इशू सॉल्व हो रहा है।
मोमेंटम वाइज काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है, एक बड़ी रैली 1200 की और उसके बाद 1500 के लेवल्स यहां देखने को मिलेंगे। सेठी साहब, कहीं अब आपको ये फीलिंग तो नहीं आ रही कि मैंने टारगेट छोटे क्यों दे दिए? 1075 1100 की छोटे लग रहे हैं बंसल जी के सामने मेरे टारगेट। नहीं अनिल जी, मैंने तो ये रिजल्ट के पहले के टारगेट दे दिए हैं कि सोमवार या मंगलवार को ही आपको यहाँ से 50 रुपए बन जाएंगे। वो टारगेट दिया जो होपफुली। चलिए, बहुत बढ़िया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है टाटा स्टील के लिए आपके टारगेट 1075 1100 के 1075 1100 के टारगेट के लिए। आइए अगला बिगुल है बंसल जी के लिए। बंसल जी की तरफ से आ रहा है एक बेहतरीन एल्गो ट्रेड। बताएं बंसल जी, एल्गो ट्रेड आपका। अनिल जी, खरीदारी की राय है रैमको इंडस्ट्रीज पर, जहां निफ्टी इतना गिरा हुआ है। ये स्टॉक आज अपने हाइस पे चल रहा है, एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो 270 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और 300 रुपए के टारगेट के लिए रैमको इंडस्ट्रीज पर है खरीदारी की राय। तो रैमको इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय आपको आती हुई दिख रही है इस समय। देखते हैं यहाँ से मूवमेंट देता है कि नहीं। रैमको ग्रुप से रैमको सीमेंट पर कल खरीदारी की राय दी थी श्रीकांत चौहान साहब ने। उस पर भी आपने थोड़ा मोमेंटम बनते हुए देखा था। पर कैश स्टॉक्स में एक बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। ढेरों कैश स्टॉक्स हैं जो आज अच्छे एक्शन में है। EID पैरी पर अभी अनिल जी से हमने उनकी फ्रेश कॉल ली। ग्रीव्स कॉटन पर बात हुई थी आज सुबह, वहाँ पर देखिए एक बढ़िया मूव आ रहा है। नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में भी एक्शन इस पर एक्सपेक्टेड है। और कार्बोरंडम यहाँ पर भी एक नतीजों का रिएक्शन आते हुए दिखा है। सेठी साहब, कार्बोरंडम पर क्या राय बनती है सर? 550 के लेवल पर जिस हिसाब से मोमेंटम बना है। दीपांशु, इस स्टॉक के बारे में भी क्या बोलूं। इस स्टॉक को बहुत ही निचले लेवल्स पे मैंने रिकमेंड करा हुआ है और जरूर संदीप सेठानी और सिद्धार्थ सेठानी जी सबने इसको कभी ना कभी रिकमेंड करा होगा। दमदार तेजी बनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और स्टॉक यहाँ से भी और अच्छा करेगा। हालांकि आज ये ऑलरेडी 5.5-6% चल चुका है। रिजल्ट्स आए थे इस क्वार्टर के, रिजल्ट्स बेहद ही दमदार थे। बट इन जैसे स्टॉक्स को बिल्कुल एक नोट पे बना के रखना चाहिए। इनको जब कभी भी बाजार में गिरावट आती है, और इन स्टॉक्स में भी खाली बाजार की गिरावट में तो नहीं होगा, बिकॉज आज देखिए अच्छी खासी गिरावट है बट स्टॉक 6% ऊपर है। इन जैसे स्टॉक्स में जब कभी भी अच्छी खासी गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और मीडियम से लंबी अवधि के लिए इसमें बिल्कुल बने रहने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए कार्बोरंडम पर बने रहने की सलाह, जिस तरह से इस पर एक्शन है। बाजार थोड़ा और कमजोर हो रहे हैं। 14,650 के स्तर को फिलहाल निफ्टी ने तोड़ा है। तो फ्रेश लोज ऑफ द डे हैं। अब 250 अंक नीचे निफ्टी है और ज्यादातर वीकनेस निफ्टी बैंक से ही आ रही है। 900 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी बैंक पर है 32,800 के लेवल पर आते हुए। तो थोड़ी वीकनेस बैंक्स अन्य सेक्टर से जो आ रही है वो आप देख रहे हैं, उसका इंपैक्ट बाजार पर 14,650 पर निफ्टी आते हुए दिख रहा है। कैश का ऑप्शन बिगुल जय ठक्कर के लिए। बताएं जय। जी दीपांशु बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर आ चुका है मार्केट और एक सपोर्ट के आसपास भी है। और एक तरफ से अगर हम देखें तो जो हिसाब से फाइनेंशियल्स में आज एक डाउनफॉल हमें देखने मिल रहा है। खास कर हम देखें तो HDFC ब्रदर्स में जो काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो ये एक ऐसा लेवल है जहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रायंगल स्ट्रैटेजी काफी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे करना ये है कि हमें 14,550 का पुट ऑप्शन खरीदना है दीप, 118 में खरीदना है इसको और 127 में खरीदना है 14,750 का कॉल ऑप्शन, बिकॉज यहाँ से एक बड़ा मूव आएगा नेक्स्ट वीक फॉर श्योर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों का टोटल जो हो रहा है वो है 245 का दीप। 118 पे खरीदना है 14,550 का पुट और 127 में खरीदना है 14,750 का कॉल। 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे 245 का इसकी पैर का एक टोटल कॉस्ट बनता है। इसका टारगेट दीपांशु ऊपर में पहला बनेगा 335 का, दूसरा वाला टारगेट बनेगा 380 का, 335 380 ये टोटल जोड़ी का टारगेट बनेगा नेक्स्ट वीक के लिए। और यहाँ पे स्टॉप लॉस दीपांशु नीचे में रखना चाहिए 170 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यू नेवर नो कि मॉर्निंग में ये मूव आएगा कि इवनिंग तक आएगा। तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर से ये स्टॉप लॉस रखना है 170 का। आई एम श्योर
कि बहुत ही अच्छा खासा एक मूव हमें मंडे या तो नेक्स्ट वीक देखने मिलेगा। जो हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स एक सेटअप है वो मैं देख रहा हूँ, और साथ ही साथ हमारे जो इंडियन मार्केट्स में एक जो हिसाब से कंफ्यूजन रहा है कि फाइनेंशियल्स कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे, बाकी सब सेक्टर कर रहे हैं, तो आइदर वेज मार्केट जाने वाला है यहाँ से और अच्छा खासा मूव देखने मिलेगा। ये आपके लिए तो एक बार जरा जय ये पेयर वापस बता दें कि निफ्टी में कौन कौन सा ऑप्शन, और ये इसी हफ्ते की एक्सपायरी वाला खरीदना है, 6 मई वाला, करेक्ट? परफेक्ट अनिल जी, 6 मई की एक्सपायरी का ही खरीदना है। इसमें खरीदना है ये है कि 14,450 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है 118 में, और 127 में खरीदना है 14,750 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। तो 100 पॉइंट ऊपर हो गया, 100 पॉइंट नीचे, ये लॉन्ग स्ट्रैंगल इनिशिएट करना है। 14,550 का पुट खरीदना है और कॉल खरीदना है 14,850 का, सॉरी 750 का। 750 का अनिल जी। जी जी। ओके, 118 रुपए में आपका आएगा पुट, और कॉल के लगेंगे कितने पैसे? 127 रुपए, ठीक है। दोनों मिला के हो गए 200 रुपए और 240, ठीक है। करीबन 245, और स्टॉप लॉस लगेगा आपका 170 का, टारगेट 335, 380। तो पुट और कॉल दोनों खरीद रहे हैं। इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि अगले हफ्ते में एक बड़ा मूव आ जाएगा, या तो निफ्टी 14,500 के नीचे जाएगा या 14,800 के ऊपर निकल जाएगा, राइट जय? ये ऐसा ही कुछ इरादा है आपका, यही सोच रहे हैं? परफेक्ट अनिल जी, जो हिसाब से आज का एक मूव आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा मूव आएगा। मतलब या तो 550 को तोड़कर निफ्टी शायद नेक्स्ट वीक में हमें इमीडिएटली 14,400, 300 के लेवल्स दिखा देगा, जो एक शार्प मैं कहूंगा एक फॉल हमें शायद देखने मिल सकता है निफ्टी में, जो हिसाब से ये करेक्शन आया है। अगर यहाँ पे अगर हॉल्ट करके, और अगर यहाँ से अनिल जी अगर ये रिवर्स होता है और अगर यहाँ से और एक लेग ऊपर आता है, तो ये प्रीवियस हाइस को भी निकाल देगा, मतलब इजीली 15,000 पार निकल जाएगा। तो ये बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या तो 14,400, 300 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू, या तो 14,900, 15,000 के लेवल्स हमें देखने मिलने चाहिए। और जो हिसाब से आज का एक रिवर्सल आया अनिल जी, वो देखकर तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा मूव डेफिनेटली ऑन कार्ड्स है। ये है आपके लिए जय की तरफ से, निफ्टी में पुट और कॉल दोनों खरीदें ताकि अगले हफ्ते आने वाले बड़े मूव के लिए आप हो जाएं तैयार। बाजार में बड़ा मूव आया है लेकिन आज कमजोरी की तरफ, लेकिन इस कमजोर बाजार में भी जो मजबूत है वो मजबूत है और जो कमजोर है वो कमजोर है। तो कमजोर क्या है? बैंक्स, एनबीएफसीज मजबूत। ये देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, हमेशा से अभी यही हो गया, रिकवरी और फॉल दोनों की लीडरशिप बैंक निफ्टी से ही आती है। गिरने में भी आगे, बढ़ने में भी आगे। जब रिकवरी आई पूरी तो पहले बैंक निफ्टी चला, बाद में निफ्टी चला, और आज देखिए जब गिरावट आई तो भी बैंक निफ्टी 0.3% एग्जैक्टली आपको 32,725, 32,850 आज सुबह की जो रेंज दी थी एग्जैक्टली उसी रेंज में आकर विश्राम कर रहा है। 32,725 तोड़ा नहीं है अभी तक, 32,757 का लो है, 32,850 इसी रेंज में आ गया है। और निफ्टी की भी 14,650, 14,700 की रेंज थी, लगभग उसी लेवल पर आ गया है। तो एग्जैक्टली एकदम परफेक्ट सपोर्ट लेवल। तो इतना करेक्शन तो बनता ही है 15,050 से यही है मार्केट की वॉलेटिलिटी। देखिए, आपको बढ़ने में वक्त लगता है तो घटने में भी एक दिन में हो जाता है। 15,050 कल था, आज 14,650, यानी कितना हो गया? 400 पॉइंट आपका निकल गया एक ही ट्रेडिंग सेशन में, कल और आज मिला के 1.5 ट्रेडिंग सेशन में। ये आपके लिए इस वक्त लेवल है। और जो मजबूत शेयर है वो बेहद मजबूत है, वहां कहीं कोई समस्या नहीं है। अभी भी देखिए सेल 119, 120 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। सन टीवी देखिए दिन के हाई पॉइंट पर है। कॉनकोर इतनी मजबूती से, डीवीज, टाटा केमिकल जैसे शेयर काफी तगड़े हैं। एक और स्टॉक है जो 4% मजबूत हो चुका है, वो है एमआरएफ। आज टायर स्टॉक्स में बड़ी तेजी दिखी है। सुबह सुबह बालकृष्णा इंडस्ट्रीज रिकमेंड भी कर रहे थे हमारे वागले साहब ये एमआरएफ 1 लाख कब होगा? पिछली बार भी 1,99,000 के चक्कर में पड़ के वापस नीचे आ गया। 1 लाख की तैयारी है इसकी? अनिल जी, बहुत ही मतलब कभी ना कभी तो होगा, कभी ना कभी मतलब मुझे लगता है 6-8 महीने में भी हो सकता है। और पैटर्न इसका अभी भी इंटैक्ट है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से ये 75 ऑन द डाउन साइड जाना चाहिए। तो कोई बाय करता है डिलीवरी के वही हिसाब से 75 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 75,000 का। और 1 लाख 6-8 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में तो होना चाहिए।
ओके तो ये है आपके लिए एमआरएफ पर अच्छी तेजी। 3,000 रुपये एमआरएफ मूव कर रहा है, बट ऑफ कोर्स 80,000 के स्टॉक पर आप 3,000 की मूवमेंट देख रहे हैं, बट फिर भी बड़ा स्टॉक है, ज़्यादा लिक्विड नहीं है, बट 4% की मूव आपको एमआरएफ पर आ रही है। तो टायर स्टॉक्स पर आज एक बढ़िया मोमेंटम आया हुआ है, इस पर आपको रखनी चाहिए नज़र रखिए। जिस तरह से OMCs आज आपको एक्शन दिखा रही हैं, जिस तरह से ONGC का शेयर आपको आज एक्शन दिखा रहा है। आज सुबह हम इस फैक्टर के बारे में बात भी कर रहे थे। कच्चे तेल में और बड़ी तेजी बन सकती है, क्या बात की जा रही है जहां तक कच्चे तेल के मूवमेंट का सवाल है? आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताएं, ऑलरेडी एक अच्छी तेजी बन चुकी है कच्चे तेल में, और आगे क्यों तेजी बन सकती है यहाँ पर? देखिए, तेजी दरअसल बनने की बात कर रहा है गोल्डमैन, और गोल्डमैन का कहना है कि कच्चे तेल का भाव जो है वो $80 पहुंच जाएगा। नो डाउट इसके पहले भी मार्च में इन्होंने कहा था कि $80 के आसपास पहुंचेगा, लेकिन तब इनने कहा था कि Q3 में $80 के आसपास पहुंचेगा, यानी कि सितंबर अक्टूबर के आसपास की ये बात पहले कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने इसको प्रीपोन कर दिया है। इनका कहना है कि समर में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जून जुलाई तक कच्चे तेल का दाम जो है वो करीब $80 के आसपास पहुंच सकता है, यानी कि इन्होंने अपनी टाइमलाइन जो है वो कम कर दी। और सिर्फ टाइमलाइन नहीं, अगर आप देखें तो इन्होंने शुरुआत जब की थी कच्चे तेल के दाम की फोरकास्ट करने की, तब इन्होंने कहा था कि पहले $60 तक पहुंचेगा, फिर 65 किया, उसके बाद 75 किया था, और उसके बाद इन्होंने $80 कर दिया। यानी कि अपना प्राइस टारगेट जो है वो पहले लगातार बढ़ा रहे थे, अब टाइम ड्यूरेशन जो है उसको लगातार कम कर रहे हैं। बेसिकली इनका कहना है कि अगले 6 महीनों में कच्चे तेल की डिमांड काफी जोरदार तरीके से बढ़ने वाली है। एक तो जो लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है सारे देशों में, खासकर यूरोप में जिस स्पीड से वैक्सीनेशन हो रहा है उसका इम्पैक्ट होगा, और उसका इम्पैक्ट खासकर जो है टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री जो है उस पर सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा कच्चे तेल की डिमांड जो है वो ट्रैवल इंडस्ट्री जनरेट करेगी। और इनफैक्ट इनका तो कहना है कि प्रतिदिन 5.2 मिलियन पर बैरल के आसपास की डिमांड जो है वो आपको बढ़ते हुए नजर आ सकती है, और डिमांड इस तरीके से बढ़ेगी कि सप्लाई उसको पूरा नहीं कर पाएगी, और इसके चलते इनका मानना है कि आगे चल के कच्चे तेल के दाम जो है काफी तेजी से बढ़ने वाले हैं। मुझे याद है इसके पहले मॉर्गन स्टैनली ने 70 का टारगेट दिया था, सिटी ने भी करीब 65-70 के आसपास का टारगेट दिया था। वो 6 से 12 महीने की बात कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से ये तो 3-4 महीने की बात कर रहे हैं कि जब $80 के आसपास कच्चे तेल का दाम पहुंच सकता है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि इस तरह की तेजी आएगी कच्चे तेल में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो मुझे यही लगी कि डिमांड इस तरह से बढ़ेगी कि सप्लाई उसको मैच नहीं कर पाएगी। ओके तो डिमांड ऐसी बढ़ेगी कि सप्लाई उसे मैच नहीं कर पाएगा। देखते हैं क्या ओपेक आगे जाकर प्रोडक्शन बढ़ाने पर कुछ एक्शन ले सकता है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ओपेक ने धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला लिया है, या जो प्रोडक्शन कट्स थे उसे कम करने का फैसला लिया है। पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बड़े टारगेट्स आ रहे हैं लगातार यहाँ पर कच्चे तेल के लिए। कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स भी हैं आपके लिए बाजार में। बिगुल जय ठक्कर के लिए जैका जैकपॉट। बताएं जय। दीप, खरीदना है पुट ऑप्शन TCS का 3,000 के स्ट्राइक का, जो करीब अभी आपको मिल रहा है 62 रुपए पे, इसको खरीदना है। दीपांशु यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे हम एग्जैक्टली 20 रुपए नीचे 42 पे। 300 का लॉस साइज है, 6,000 रुपए का रिस्क है एक लॉट पर। मुझे इसके पोजिशनल टारगेट्स काफी बड़े लग रहे हैं। इनफैक्ट फर्स्ट टारगेट जो मैं इसका दूंगा वो है 94 का, सेकंड टारगेट जो दीपांशु बन रहा है वो है 116 का। 94, 116 ये टारगेट्स देखने मिल सकते हैं मे सीरीज में। अभी तो जो शुरुआत है मे की, एंड मैं बोल रहा हूँ कि जो हिसाब से TCS में ब्रेकडाउन आया है, दीपांशु क्लियरली ये सजेस्ट कर रहा है कि 2850 तक का एक फॉल हमें TCS में देखने मिल सकता है, विच इज नियरली अराउंड 200 पॉइंट्स फ्रॉम करंट लेवल्स। और ये काफी डेफिनेटली प्रेशर पुट करेगा निफ्टी IT इंडेक्स पे, विच इवेंचुअली विल डू इट ऑन निफ्टी। ओवरऑल IT में अभी तक अगर आप देखें तो HCL टेक में और टेक महिंद्रा में जो हिसाब से करेक्शन देखने मिला था, वैसे अब TCS में देखने मिलेगा। 2850 स्पॉट होगा, और इसीलिए इसका पुट ऑप्शन खरीदना है। ओके, TCS का पुट ऑप्शन खरीदे। बैंक से नहीं, अब IT पर भी आप गिरावट देख रहे हैं। बैंक निफ्टी तो 1000 पॉइंट्स नीचे है, बट TCS ये सबसे ज्यादा कमजोर हो रहा है। इन्फोसिस को भी अब हम लाल निशान में आते हुए देख रहे हैं। तो लार्ज कैप IT पर थोड़ा प्रेशर इस समय आपको बनते हुए दिख रहा है, और इसलिए आप देख रहे हैं निफ्टी अब 325 अंक नीचे है इस समय, 14,650 के भी नीचे फिसलते हुए। वागले साहब के पास चलते हैं। बिगुल, वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा भी कॉल TCS के लिए 3050 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसने ब्रेक किया है। मैंने ऑप्शन में दिया, मैं फ्यूचर्स में दे रहा हूँ, उसको बेच के चले
कम से कम 3000 के लेवल आपको मंडे को मिलने ही चाहिए। आपका एक 15 रुपए का स्टॉप लॉस, 35-40 रुपए का टारगेट, ये ग्रेट सेटअप है। ओके, तो ये है आपके लिए टीसीएस कंसेंसस सेल कॉल आ रही है वागले साहब की तरफ से और अब जय की तरफ से भी। तो नजर रखिए, टीसीएस पर एक बड़ा ब्रेकडाउन आपको आज आते हुए दिखा है और अभी अभी प्रेशर बना है इस काउंटर पर जो बाजार को भी और नीचे ड्रैग कर रहा है। कमजोरी में और कहां से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, एक बार जरा उन स्टॉक्स पर भी आप नजर डाल लीजिए। टीसीएस तो तेजी से गिरते हुए दिख ही रहा है और वो बाजार पर प्रेशर डाल रहा है। एक्सिस बैंक पर आप वीकनेस बनते हुए देख रहे हैं इस समय, वहां से बाजार की थोड़ी गिरावट और बढ़ रही है। इन्फोसिस यहां पर भी वीकनेस बन रही है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा एंड ऑफ कोर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अब 1.5% नीचे है। तो ये कुछ बड़े काउंटर्स हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बाजार पर प्रेशर बन रहा है इस समय। विप्रो अभी भी गेन्स अपनी होल्ड कर रहा है 495 के लेवल पर, थोड़ा 500 से नीचे आया है, बट अमंग्स लार्ज कैप आईटी एटलीस्ट ये अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में बना हुआ है। बट बाकी लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स पर प्रेशर है, रिलायंस पर प्रेशर है और बैंक्स पर प्रेशर है, जिसकी वजह से आप निफ्टी में गिरावट देख रहे हैं इस समय। टाटा केमिकल्स आ रहा है 800 के लेवल्स पर, नजर रखिए इस पर। थोड़ी देर पहले इसके लिए बात भी हुई थी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। नजर रखिए गेल पर आज एक अच्छी मूव इस काउंटर पर भी आई है। चलिए, बाजार में जो वीकनेस बनी है अब क्या करके जाना चाहिए, आखिरी 10 मिनट का एक्शन और अगले हफ्ते के लिए क्या पोजीशन बना के जाएं, आज जानते हैं अनिल जी के साथ फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी में। अनिल सर, हम ही हैं डेज लो पर। ग्लोबल मार्केट्स में कुछ नहीं बदला है सर। डाउ फ्यूचर्स 50-60 अंक जो नीचे थे बिल्कुल वैसे ही बने हुए हैं, कोई यहाँ से बदलाव नहीं आते हुए दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप में तेजी का ही माहौल है, कच्चा तेल थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रहा है। बताएं सर, क्या करके जाना है? दीप, ये जो ऐसा मतलब बिकवाली जिस तरह से हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब वो आदमी बिकवाली कर रहा है जिसको कुछ खराब खबर आने की आशंका है या जिसको ये पता है कि आएगी, है ना, कि नहीं ऐसा तो हो गई, खराब ही होगा कुछ, उस तरह की बिकवाली है। क्योंकि आप देखिए किसी भी लेवल से कोई खास रिकवरी आई नहीं है और इसीलिए आप 2 बजे पूछ भी रहे थे कि क्या कोई रिकवरी के चांस है, तुमने कहा आज तो रिकवरी के चांस दिख नहीं रहे और 33,000 भी पार नहीं हुआ बैंक निफ्टी से और निफ्टी भी 14,700 के आसपास से वापस ही घूम गया और डे लो पर बंद हो रहा है। वीकेंड सेशन है। रिस्क क्या है? कोरोना की है। आंकड़े अगर 4 लाख के ऊपर दिख गए तो मूड तो खराब हो जाएगा ना सोमवार को, पहला। दूसरा, नीचे तो दिख ही रहा है डाउ आपको, है ना, तो अगर 50 की जगह 250, 150, 350 गिर गया तो वो दूसरी रिस्क है। तीसरी रिस्क ये है कि आज जो मीटिंग होने वाली है कैबिनेट की और प्रधानमंत्री जी उसमें कोरोना को लेकर कुछ फैसले ले सकते हैं, तो बहुत सारे लोग ये दबी जुबान में ये बात कर ही रहे थे ना भाई कि अगर समझो जो इलेक्शन का काम खत्म हुआ उसके बाद हो सकता है कि लॉकडाउन या कुछ बड़े ऐसे एक्शन हो जाए, होंगे नहीं होंगे पता नहीं, वो डर है। और चौथा सबसे बड़ा काम जो सोमवार सुबह सुबह ये राज्यसभा चुनाव के नतीजों का है, भले 50-75 पॉइंट 100 पॉइंट का निफ्टी पे फर्क पड़े, लेकिन फर्क एक छोटा मोटा पड़ सकता है नतीजों के लिहाज से, जो भी आए दोनों ही तरफ पड़ सकता है। फर्क पड़ने का मतलब जरूरी नहीं कि नीचे ही हो। तो अभी जो लोग हैं ये 4 फैक्टर्स को देखते हुए थोड़े से कॉशियस हैं, तो खरीदने का मन है नहीं। तो अपने सिंपल एक ही काम करना चाहिए आपको कि जो कुछ करना है फ्रेश तेजी पोजीशन मंडे को बनानी है। अगर आपका मूड तेजी का है 14,700 का कॉल ऑप्शन खरीद के जाइए, मूड मंदी का है 14,500 का पुट ऑप्शन खरीद के जाइए और बाकी कुछ मत कीजिए। या अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो नीचे का पुट खरीद के हेज कर लीजिए, मंदी की पोजीशन है तो ऊपर का कॉल खरीद कर हेज कर लीजिए। हेज रहे मंडे को 150 पॉइंट ऊपर नीचे का मूव आ सकता है किसी भी तरफ निफ्टी पर, तो उसकी आपको तैयारी रहनी चाहिए। और बैंक निफ्टी भले अभी 14,700 के नीचे आया है आखिरी, माफ कीजिएगा 32,700 के नीचे आया है आखिरी मिनटों में, लेकिन बंद आपका वही होगा उसी रेंज में 32,725 32,775 की रेंज में शायद बंद होना चाहिए बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर दे रहा है। निफ्टी अपनी क्लोजिंग एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज 14,550 14,650 की उसमें दे रहा है। अच्छा, एक और ट्रिगर तो भूल ही गया मैं बोलना, रिलायंस के रिजल्ट भी जो अनुमान वरुण बता रहे थे कि कमजोर रिजल्ट्स का ही अनुमान है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं, इनके चलते खरीदने का मन नहीं है, बेचने के लेवल नहीं है, आराम करिए।
बिल्कुल सर, करें तो क्या करें, खरीदने का मन नहीं है, बेचने का लेवल नहीं है और डेज लो पर आप गिर रहे हैं। 1000 पॉइंट्स के जो स्विंग अभी हम बैंक निफ्टी पर यूज टू हो गए हैं वैसे ही आप देख रहे हैं, बट डेफिनेटली जो वीकनेस है वो बढ़ती हुई दिख रही है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, थोड़े पोजीशंस हल्के करके जाएं, उसमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है सर, ये है राय बाजार पर। आज केमिकल स्टॉक्स ने थोड़ा होल्ड आउट करा है बाजार को। एक बार मेरे को एक केमिकल स्टॉक पर राय लेनी थी, जय से, दीपक नाइट्राइट। जय 4.5% ऊपर क्लोज कर रहा है। दीपक नाइट्राइट केमिकल्स के लिए वैसे अच्छा हफ्ता, अच्छे 10 दिन रहे हैं, यहाँ पर कुछ करके जाएं अगर पोजीशन है तो। जी डेफिनेटली दीपांशु, ये सेक्टर ओवरऑल एक काफी अच्छे लाइमलाइट में, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर लास्ट एक साल में रहा है, अलॉन्ग विद फार्मा एंड अदर सेक्टर्स जो अच्छा किए। बट खास कर मैं कहूँगा केमिकल्स, जहाँ पर काफी म्यूचुअल फंड का भी इंटरेस्ट रहा है अगर हम देखें लास्ट पिछले कुछ क्वार्टर से। जहाँ तक दीपक नाइट्राइट का सवाल है, देखिए टेक्निकली मैं कहूँगा दीपांशु ये अभी भी स्ट्रांग है, तो मार्केट का इसमें कुछ खास असर देखने मिल नहीं रहा है। इनफैक्ट ऑन द लोअर साइड करीब 1811 के आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास ऑलरेडी ये पोजीशन है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे, 1811 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और इसमें बने रह सकते हैं। इसमें ऊपर में ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहता है तो हमें 1905 से लेके 1940 तक के लेवल्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए दीपक नाइट्राइट, इस पर रखिए नज़र। मूवमेंट यहाँ पर किरण जी, फार्मा शेयर्स में आज थोड़ा रिवर्सल आया है, पॉजिटिव मूवमेंट बनते हुए देखा था। अलेम्बिक फार्मा पर कोई राय सर? इन पर्टिकुलर 1000 से थोड़ा नीचे है, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, अभी तक मूव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई मूवमेंट देखते हैं सर? नहीं, मुझे लगता है कि और थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए इस स्टॉक ने। अच्छी रैली हमने 940 से 1020 तक देखी, उसके बाद हम इंटरमीडिएट ट्रेंड में चले गए। मुझे लगता है कि 975 और 1000 लेवल्स ये एक कंसोलिडेशन का जोन रहेगा। ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलेगा तो एक काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी। तो ब्रेकआउट की राह देखने की सलाह होगी, अभी के लिए कुछ नहीं करने की सलाह है। ओके, अभी के लिए कुछ नहीं करने की सलाह है। 14600 पर निफ्टी चलते हुए क्या इसके नीचे का लेवल मार्केट टच कर सकता है कि नहीं, कंसिडरिंग तेजी से आप गिरावट आते हुए दिख रहे हैं और 1000 पॉइंट की फॉल बैंक निफ्टी पर भी बनती हुई दिखी है, तो थोड़ी वहां पर वीकनेस और बनी है। आज का वायदा कारोबार का टॉप लूजर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। विश्वेश जी, 1000 के लेवल अभी होल्ड कर रहा है, 10% का सर्किट वैसे एक बार नीचे का टच कर चुका है, क्या यहां से और वीकनेस भी बन सकती है जिस तरह से एक दिन में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ब्रेकडाउन आया है? दीपांशु, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक्चुअली मैं कल रात को कुछ एनालिसिस कर रहा था और मैंने EU स्मॉल देखा और चार्ट पे वीक लगा और फिर मैंने कहा कि इसको तो OLX पे बेचना चाहिए। ट्विटर पे मैंने शेयर किया था जैसे जोक, और फिर मैंने नंबर्स देखे, मुझे लग रहा है वन ऑफ द वेरी वेरी एक्सपेंसिव है, 8 टाइम्स प्राइस टू बुक चल रहा है और एवरीबडी इज बेटिंग ऑन द ग्रोथ, बट प्राइवेट सेक्टर में दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। आज का जो ब्रेकडाउन है टेक्निकली मुझे लगता है इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ बिगर मूव। आई एम लुकिंग फॉर अ टारगेट सब 900, तो मैं तो बेरिश हूँ यहाँ पे, और अगर आप एक गुल बजाए तो मेरी शॉर्ट कॉल है। बिल्कुल, क्लोजिंग से पहले बिगुल विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं जो अनिल जी ने कहा वो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। समबडी नोज समथिंग, और ये जो सेलिंग है ये नॉर्मल सेलिंग नहीं है। तो इंडेक्स पे तो मेरे हिसाब से जय ने जो स्ट्रैटेजी दी है मैं सहमति रखता हूँ उससे। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, तो बेचना है अदानी एंटरप्राइज। अभी फिलहाल अदानी एंटरप्राइज चल रहा है 1166 के आसपास फ्यूचर के लेवल में। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, 1170, 5-7 या 10 रुपए के स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से इसको STBT करना चाहिए। देखिए, अगर ब्रेकडाउन आया और अदानी एंटरप्राइज का जो ये पूरा राइज था वो सम सॉर्ट ऑफ अ बी वेव था, और अब जब गिरेगा तो मुझे लगता है एटलीस्ट 100 रुपीज का फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो 1100 और 1050 के टारगेट के लिए STBT करना है अदानी एंटरप्राइज को। ओके, तो ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस पर बिकवाली की राय। मजबूत स्टॉक रहा है, 5 तारीख को इसके नतीजे भी आने वाले हैं, पर उससे पहले आप बाजार में ब्रेकडाउन देख रहे हैं और अभी अभी डेज लो पर फिसला है अदानी एंटरप्राइजेस। यहाँ पर बिकवाली की राय है विश्वेश जी की तरफ से। ओके,
ये रहा आज का आपका पूरा एक्शन। तो मई सीरीज की शुरुआत वीक फुट पर होती हुई दिख रही है। 1000 पॉइंट का कट निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पर ही आपको आते हुए दिखा है। निफ्टी भी 325 पॉइंट्स गिरकर 14600 के करीब क्लोजिंग आपको दे रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स में गिरावट हुई है, पर कुछ बड़े स्टॉक्स में गिरावट हुई है, स्पेशली बैंकिंग और फाइनेंशियल नेम से, जिसकी वजह से आपको प्रेशर दिखा है। एचडीएफसी बैंक 4% नीचे, कोटक बैंक आईसीआईसीआई 3.5% नीचे, टीसीएस 2.5% की गिरावट, एचयूएल 2.5% की गिरावट। इन दिग्गज स्टॉक्स में वीकनेस की वजह से आपने बाजार पर कमजोरी देखी है। इसके अलावा टाइटन नतीजों के बाद 1.5% नीचे, एशियन पेंट्स, एमएनएम, टाटा मोटर्स, मारुति, इन सभी स्टॉक्स पर प्रेशर और आईटी में गिरावट आती हुई दिखी। टीसीएस में तो भारी गिरावट है, पर टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और इन्फोसिस यहां पर भी वीकनेस दिखी। नतीजों से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बार कोई रैली नहीं आई, बल्कि कमजोर ही रहा है और 2000 के नीचे बंद हो रहा है। एलएनटी पर दबाव बना हुआ, आईटीसी पर लगातार दबाव बना हुआ है। मार्केट की कोई भी डायरेक्शन रहे वहां पर भी आपने वीकनेस देखी है। पर कोल इंडिया, ओएनजीसी आज के स्टार परफॉर्मर्स, टॉप गेनर्स निफ्टी के 4% की तेजी, दोनों में ग्रासिम अच्छी तेजी, डिवीज लैब बढ़िया मोमेंटम आते हुए, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला यहां पर भी आपको खरीदारी आती हुई दिखी। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी यहां पर भी आपको पॉजिटिव मूवमेंट दिखा है, जिस तरह से कच्चे तेल के दामों पर कमेंट्री आ रही है। कुछ और पीएसयूज जहां पर बढ़िया मोमेंटम दिखा, कॉनकॉर 5.5% की तेजी, सेल अच्छी खरीदारी, इस पर यहां पर मूवमेंट अच्छा आपको बनते हुए दिखा। बीईएल पॉजिटिव मूवमेंट वहां पर, बीएचईएल अच्छी तेजी, महानगर गैस एक और काउंटर, गेल, पेट्रोनेट यहां पर भी पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए दिखा है आपको। दीपक नाइट्राइट, अपोलो टायर्स, ग्रासिम, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, टाटा केमिकल्स, आरती इंडस्ट्रीज, फेडरल बैंक और यूनाइटेड ब्रूरीज, ये कुछ और वायदा कारोबार के स्टॉक्स हैं जहां पर आपको तेजी का माहौल बनते हुए दिखा है। पर दूसरी तरफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 10.5% की गिरावट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 5.5% नीचे, बायोकॉन यहां पर कल थोड़े होल्ड आउट करा स्टॉक ने, पर आज गिरावट आई, नतीजे काफी कमजोर आए थे, 3.5% नीचे। पीवीआर जहां पर अच्छा बाउंस बैक दिखा था, 1200 के ऊपर गया था, आज ब्रेकडाउन आते हुए 4% नीचे। आरबीएल बैंक यहां पर भी वीकनेस बनती हुई दिखी आपको। एलएनटी फाइनेंस नतीजों का रिएक्शन 3% नीचे, ये काउंटर भी आते हुए दिखा। और हिंडाल्को, जेएसपीएल जैसे काउंटर्स में थोड़ी मुनाफा वसूली बनी है। तो आज मेटल्स में मुनाफा वसूली आती हुई दिखी, हालांकि सेल ने आउट परफॉर्म करा है और बाकी कुछ ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स भी थे जहां पर गिरावट का माहौल बना, जिसकी वजह से बाजार में दबाव बनते हुए आपको दिखा है। कैश स्टॉक्स काफी एक्टिव रहे। पॉलीप्लेक्स में आपने अच्छी खरीदारी बनती हुई देखी है, नजर रखिए इस काउंटर पर। ईआईडी पैरी, अनिल जी ने आपको खरीदारी की राय दी थी, टारगेट भी हिट हुआ। स्टार सेठी साहब की पसंद, अच्छी खरीदारी। ग्रीव्स कॉटन यहां पर हमने आपसे बात करी थी, अच्छा मोमेंटम। और सुप्रीम पेट्रो, कुछ और काउंटर जहां पर तेजी बनी। बट अनिल जी, ऑल इन ऑल 14,615 के करीब निफ्टी की क्लोजिंग आ रही है सर, 325 पॉइंट्स नीचे, और 3% टूटा है बैंक निफ्टी 32,725 के लेवल्स पर आते हुए। बिल्कुल दीप, तो एग्जैक्टली 32,725 जो आज की ट्रेडिंग रेंज का जो सबसे लोएस्ट लेवल दिया था, एग्जैक्टली वहीं पर बंद हुआ। 32,725, 32,850 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, एग्जैक्टली बाजार वहीं पर बंद होते हुए दिखे हैं आपको। जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी में 14,620 के आसपास जो ये होते दिखी, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर आज बाजार बंद होते हुए दिखे हैं। आइए बाजार की क्लोजिंग फाइनल आपके सामने। 2.25% का नुकसान निफ्टी पर 263 अंकों का, बैंक निफ्टी पर नुकसान आपको 3.25% का 932 अंकों का, सेंसेक्स पर नुकसान 2% का 983 अंकों का। ये है आपके लिए क्लोजिंग। 32,780 के आसपास क्लोज होते हुए बाजार। बैंक निफ्टी पर 14,631 पर क्लोज होते हुए बाजार निफ्टी पर, ये आपके लिए। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद वागले साहब, बंसल जी, जय ठक्कर साहब, विश्वेश जी, सेठी साहब और कौन है, किरण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया। सोमवार को आप सबसे फिर होगी मुलाकात, वीकेंड है, एंजॉय करें, घर में रहें, सेफ रहें और हेल्थ का ध्यान रखें। वेल्थ अपने आप बाजार में बन जाएगी, चिंता न करें। चलिए मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी सोमवार को आप सबसे फिर से। नमस्कार।